हेलो एवरीवन। तो ये हमारा डे 2 ऑफ आर 75 डेज बूट कैम्प। जैसा मैंने डे 1 वाला लेक्चर पोस्ट करा था यूट्यूब पे एज अ डेमो लेक्चर, उसी तरीके से ये भी एक डेमो लेक्चर होने वाला है। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि बूट कैम्प के अंदर हम किस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और किस लेवल तक पढ़ा रहे। प्लस साथ के साथ में डे 1 के अंदर आपने देखा था कि हमने डिविजिबिलिटी वाले रूल्स पढ़े थे, कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज वाले लेक्चर के अंदर हम रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ रहे होंगे, फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो इससे बस एक बेसिक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम किस लेवल से बूट कैम्प को स्टार्ट कर रहे हैं और किस लेवल तक हम पढ़ा रहे होंगे। ये जो बूट कैंप है ये प्री और मीन्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और 75 डेज का ये बूट कैंप होने वाला है। किसी को देखना है हमारा बूट कैंप किस तरीके से दिखता है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ ऐसा सा दिखता है हमारा बूट कैंप। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमने निकाल रखा है अरिथमेटिक मैथ्स के बारे में। अरिथमेटिक में हमने स्टार्टिंग वाला चैप्टर नंबर सिस्टम लिया है। लेक्चर 1 मैंने यूट्यूब के अंदर भी इसको पोस्ट कर रखा है। इसके बाद एक प्रैक्टिस शीट मिली थी। प्रैक्टिस के अंदर वो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए प्लस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन है जो आपको मिले हुए हैं, जो आपको अपने एंड से प्रैक्टिस करने हैं, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद डे 1 के जो नोट्स है जो मैंने पढ़ाए हैं इस वाली वीडियो के अंदर, वो सारे के सारे नोट्स। फिर लेक्चर 2 जो कि भी आपको देखने को मिलेगा वीडियो के अंदर, वो है उसका प्रैक्टिस शीट है और उसके नोट्स है। फिर वापस लेक्चर 3 और उसके प्रैक्टिस शीट है। इसी तरीके से आने वाले लेक्चर्स भी इसी वाले बूट कैंप के अंदर पोस्ट होंगे। तो ये हमारा बूट कैंप है जो मुझे आपको बताना था। तो ये कुछ क्लिप्स थी हमारे बूट कैंप की। और अभी स्टार्टिंग प्राइस इसमें वैसे अब 999 हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला था इसकी वापस प्राइस कम करने के लिए, तो मैंने कुछ दिन के लिए वापस से इसकी प्राइस 499 रुपीज़ कर दी है। तो मुश्किल से शायद 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो प्राइस है वो खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप 499 रुपीज़ में अभी कर सकते हो 5-7 दिन। उसके बाद इसकी प्राइस वापस से 999 रुपीज़ हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते अपन, ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके के हमारे लेक्चर्स होंगे बूट कैंप में। ठीक है, तो है क्या कि सबसे पहले अपन बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। देखो रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, अगर मैं एकदम बेसिक से आपको बताऊं तो जैसे मान लो कोई भी नंबर है 15 है। 15 को अगर मैं मान लो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 7 जा 14 होता है। ठीक है, तो 7 तो अपना क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया। रिमाइंडर क्या बचा है इसके अंदर, 2 7 जा 14, तो 15 में से 14 गया, तो रिमाइंडर कितना बच गया इस वाले केस में, 1 बच गया। ठीक है, अपना डिविजर क्या है, 2 है। डिविडेंड क्या है, 15 है। अगर मैं इसको थोड़ा ढंग के वे में बताऊं, 15 2 2 7 जा 14 बचा कितना, 1। ठीक है, अपने पास जो ये 2 है ना, इसको अपन बोलते हैं डिविजर। ठीक है, ये होता है अपना डिविजर। 7 जो होता है ये होता है अपना क्वोशिएंट। ठीक है, 15 जो होता है अपना वो क्या होता है, डिविडेंड। और ये जो 1 बचा इसको अपन बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि जो 15 है, 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू का ये जो 7 क्वेश्चन था 7 प्लस का 1, यानी 2 7 जा 14, 14 प्लस का 1 बराबर कितना है, 15। इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, राइट। यानी क्या हो गया कि 15 अपना क्या है, डिविडेंड है, तो मैं लिख सकता हूँ डिविडेंड इक्वल्स टू 2 अपने पास क्या है, डिविजर, डिविजर इंटू का 7 अपने पास क्या है, क्वोशिएंट, प्लस का 1 अपने पास क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, इस तरीके से अपन इस चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने कोई रटवाई नहीं है, मैंने आपको बस बता दी कि इस तरीके से अपन इस फॉर्म में इस चीज़ को लिखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इस वाली चीज़ के, अपन वो देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अपन ने कोई ये नंबर है 15968 है, इस नंबर को अपन ने डिवाइड करा किसी नंबर से, तो जो क्वेश्चन आया वो 89 आया, रिमाइंडर आया 37 आया। तो वो जो नंबर था डिविजर वाला वो क्या था। अब अपन को अगर पता ही नहीं रहेगी ये सब चीज़ें कि डिविजर क्या होते हैं, भाजक जिसे अपन बोलते हैं, ये जो नंबर है ये अपना डिविडेंड होता है, क्वोशिएंट क्या होता है जिसको अपन भागफल बोलते हैं, और रिमाइंडर क्या होता है जिसे अपन शेषफल बोलते हैं। अगर अपन इनके बारे में नहीं पता होगा तो अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन को पता है ये अपना क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, तो 15968 इसको अपन ने किसी नंबर से डिवाइड करा। ठीक है, तो मैं आगे लिख देता हूँ, तो नंबर जिससे डिवाइड करा उसको अपन क्या बोलते हैं, डिविजर बोलते हैं। ठीक है, तो डिविजर को मैं यहाँ लिख देता हूँ डी, ये अपन को निकालना है। इनटू का मैं क्या लिखता हूँ, क्वोशिएंट लिखता हूँ। क्वोशिएंट कितना है, 89, प्लस का रिमाइंडर कितना मेरे पास 37। तो जो अपन ने ऊपर चीज़ें लिखी है वही अपन ने यहाँ पुट कर दी। 37 को मैं इधर लेके जाऊंगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस का 37 कर दो। 8 में 7 गए 1 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचे, 9 5 1 15931 15931। अब डे इंटू का 89 है, राइट। 89 को इससे काट दो, इससे अगर मैं काटूंगा कितनी बारी में जाएगा, 89 बन जाए 89, कितने 9 में से 9 गए, 15 में से 8 गए 7 बचे, 70 हो गया। 7
703 हो गया, 703 यानी 1717 यानी 180 के राउंड आएगा, यानी 179 के राउंड आएगा, तो 179 बी वाला इसका आंसर, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या दे रखा है, कोई डिवीजन प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो डिविजर है वो 12 टाइम्स है क्वेश्चन का, 5 टाइम्स है रिमाइंडर का, और रिमाइंडर जो है वो 36 है। यानी जो चीज़ें लिख रखी है ना वो लिख देता हूँ। ठीक है, ये होता है अपना क्या, डिविजर, अंदर क्या होता है अपने पास, डिविडेंड, यहाँ क्या होता है क्वोशिएंट, और नीचे एंड में क्या बचता है अपने पास, रिमाइंडर। ठीक है, अपन को क्या बोला है कि इस वाले केस में जो रिमाइंडर है वो कितना है, 36 है। ये है अपने पास 36। और क्या बोला है अपन को कि डिवीजन प्रॉब्लम है जिसका डिविजर जो है वो 12 टाइम्स है क्वोशिएंट का, यानी ये जो है इसका 12 टाइम्स है। ठीक है, क्वोशिएंट का 12 टाइम्स है ये डिविजर, और 5 टाइम्स है रिमाइंडर का, यानी रिमाइंडर का 5 टाइम्स है डिविजर। यानी अगर रिमाइंडर 36 है तो डिविजर कितना हो गया, इसका 5 टाइम्स हुआ, तो 36 अगर मैं इंटू का 5 कर दूंगा तो अपने पास डिविजर आ जाएगा। तो 36 इंटू 5 कितना होता है, 180 होता है। तो अपने पास अपन को आ गया कि जो डिविजर है अपने पास इस वाले केस में वो कितना है, 180 है। अपने पास डिविजर है, अपने पास रिमाइंडर है, अपन को क्वोशिएंट का भी दे रखा है कि जो डिविजर है वो 12 टाइम्स है क्वोशिएंट का, राइट। कि जो क्वोशिएंट है उसका अगर मैं 12 टाइम्स करूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, डिविजर आ जाएगा। तो अपने पास क्वोशिएंट अगर मुझे निकालना होगा तो मैं निकाल लूंगा, 12 1 12, 12 5 60, यानी 15। यानी क्वोशिएंट भी अपने पास कितना आ गया इस वाले केस में, 15 आ गया। अब अपने पास तीनों की तीनों चीजें, डिविजर अपने पास 180 है, क्वोशिएंट अपने पास 15 है, रिमाइंडर अपने पास 36 है। अपन को डिविडेंड निकालना है इस वाले केस में, राइट, डिविडेंड ही निकालना है। तो निकलो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर कितना है 180 इंटू क्वोशिएंट कितना है 15 प्लस का 36, सिंपल। तो सॉल्व कर लो, 180 इंटू का 15 कितना हो जाएगा अपने पास, 1800, 1800 और 900 कितना होता है 2700, यानी 2700 प्लस का 36 बराबर 2736। 2736 अपने पास क्या आ गया, डिविडेंड आ गया। यही अपन से पूछा था, ए इसका आंसर, सिंपल। इस तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन था। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, ये कोई नंबर है, जब उसको अपन 289 से डिवाइड करते हैं ना तो एक लीव करता है रिमाइंडर 18। अगर उसी नंबर को अपन 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो देखो इस चीज को समझो जो मैं बता रहा हूँ ना अभी आपको, कि कोई नंबर है जिसको अपन जब 289 से डिवाइड करते हैं ना, कोई भी एक्स नंबर है, अपन को पता नहीं क्या नंबर है, अगर मैं इसको 289 से डिवाइड कर रहा हूँ तो फिर मेरे पास जो रिमाइंडर बच रहा है ना काटने के बाद, वो कितना बच रहा है, 18 बच रहा है। रिमाइंडर बच रहा है ये 18, यानी ये जो नंबर होगा ये कितना होगा कि 289 तो होगा ही होगा, इतना तो होगा। 289 में अगर मैं 18 प्लस करूंगा तो जाकर ये नंबर आ पाएगा, राइट। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 289 प्लस का 18, इससे अपना x आ जाएगा। अब बोल दिया कि अगर इसी नंबर को x को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा। तो देखो एक ऑप्शन तो ये कि इसको पहले प्लस कर लो, 289 प्लस का 18 कितना हो जाएगा, 8 8 16 17, 8 2 10, 3 307। अब 307 को मैं अगर 17 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 17 एकम 17, कितना बचा 13, 137 136 आता है। यानी टोटल रिमाइंडर कितना बच गया, सिर्फ एक रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, एक। या तो इसको इस तरीके से कर लो, या फिर एक और मेथड क्या होता है कि ये जो दोनों नंबर है ना, इन दोनों नंबर को अलग अलग तरीके से 17 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 289 अपन को पता है 17 का स्क्वायर ही होता है। तो अगर मैं 289 को, ये दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं आपको, दोनों के दोनों नंबर जो है एक्स के, उनको अलग अलग अपन 17 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी 18 था यहाँ पर। ठीक है, तो 289 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो अपने पास कोई रिमाइंडर आएगा नहीं, आएगा, क्योंकि ये तो 17 का स्क्वायर ही होता है। जिसको स्क्वायर से याद नहीं है, सारे स्क्वायर याद रखना 30 तक। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर होता है, तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। इसको अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ गया, 17 एकम 17 होता है, 1 बचा, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो 0 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अपने पास x की जो वैल्यू आई है, यानी मैं अपन को जो रिमाइंडर जानना था कि अगर 17 से मैं इसी नंबर को डिवाइड करूंगा तो अपने पास रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, तो प्लस करके करो, जो कि बेवकूफी वाला मेथड है। प्लस करके आपको नहीं करना, आपको एक एक नंबर को डिवाइड करके कर लेना है कि कितना कितना आएगा। अभी अगर आपको ये मुश्किल लग रही है तो आगे जो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इस वाले क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि दो नंबर्स है जिसको जब अपन सेपरेटली 33 से डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो एक नंबर है, एक और नंबर है, दो नंबर है जिसको अपन ने 33 से सेपरेटली डिवाइड किया। ठीक है, तो रिमाइंडर्स कितना है, 21 और 28 के, पहले वाले केस में 21, दूसरे वाले केस में 28। ठीक है, अब क्या बोला कि सम ऑफ दीज नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 33, तो क्या रिमाइंडर होगा, यानी x प्लस वाई, जो नंबर्स थे
इनका अगर मैं सम कर दूं और उसको 33 से डिवाइड करूं, अब की बार रिमाइंडर कितना आएगा अपन को ये पता करना है, ठीक है। तो मैंने एक केस अभी ऊपर बताया कि आप पहले तो x निकालो 33 प्लस 21 करके, x अपना आ जाएगा, फिर y निकालो 33 प्लस 28 करके y आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करो, जो भी x और y आए, और इन दोनों को प्लस करने के बाद उसको 33 से डिवाइड करके देखो, जो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका रिमाइंडर क्या है। तो ये ऑफकोर्स कितना ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस है। इसकी जगह मैं एक ऑल्टरनेटिव आपको बताता हूँ जो कि आपको हमेशा आगे यूज़ करना है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा, आप ढंग से समझना, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि मान लो नंबर है अपने पास 10, ठीक है। 10 को मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। 6 से अगर मैंने 10 को डिवाइड करा, 6 1 जा 6, बचा कितना 4। तो 4 अपने पास क्या है इस वाले केस में, रिमाइंडर है, ठीक है। अगर मैं 10 की जगह मान लो 13 है, 13 को मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, 6 2 जा 12। इस वाले केस में 13 में से 12 गई, कितना बचा 1, 1 अपने पास क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में मुझे, जैसे अभी क्वेश्चन में बोला कि 10 और 13, ये दोनों के दोनों नंबर्स को मैंने सम कर दिया, 10 और 13 का सम कितना होता है 23। 23 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 6 3 जा 18, 23 में से 18 गई, कितना बचा 5। यहाँ तो मैं एक तरीका ऐसा निकालू कि मैं दोनों को ऐड करूं, ऐड करने के बाद मेरा जो रिमाइंडर आया वो निकालू। अब इस वाले केस में तो अपन को नंबर भी नहीं दे रखे कि नंबर क्या थे, अभी तो मैंने चलो एग्जांपल के तौर पर नंबर ले लिया, ठीक है। यहाँ तो आप ऐसे निकालो, या फिर बेस्ट वे पता है क्या है कि जो नंबर्स के रिमाइंडर्स थे ना, उन दोनों को अगर मैं ऐड भी कर दूंगा ना, ऐड करने के बाद भी जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो सम के बराबर वाला ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। आइए आपको ये चीज समझ में कि यहाँ तो मैं जो 10 है और जो 13 है, इन दोनों को प्लस करूं और फिर 6 से डिवाइड करूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं कि इस वाले केस में 4 रिमाइंडर है, इस वाले केस में 1 रिमाइंडर है, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, डायरेक्ट मैंने निकाल दिया, ठीक है। एक मेथड होता है ये जो कि आपको हमेशा यूज करना है, यही वाला मेथड, ठीक है। अब ये तो एडिशन वाली बात रह गई। एडिशन की जगह अगर प्रोडक्ट पूछ ले कि अगर प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, तो 10 इंटू का 13 अगर ऐसा बोल दे और 6, तो इस वाले केस में भी क्या होगा, 4 है इसका रिमाइंडर 1 है, तो 4 इंटू 1 कर देना, कितना हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अगर मान लो यार 13 की जगह 14 होता, 13 10 इंटू का 14 होता है, जो 13 लिया है इसकी जगह 14 होता और अपन 6 कर रहे होते, तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना है 4 है, इस वाले केस में रिमाइंडर कितना है 6 2 12, 14 में से 12 गए 2 बचे, तो रिमाइंडर 2 है। प्रोडक्ट अगर पूछते तो 4 2 8, अगर सम पूछ लिया होता 4 प्लस 2 तो कितना हो जाता 6 हो जाता। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, ठीक है। इस तरीके से अपन आगे वाली चीजें करेंगे। अगर मान लो बाय चांस अपन को ऐसा कुछ दे दिया कि कोई नंबर है 8 है, 8 को अपन 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में अपने पास रिमाइंडर है कितना है 8 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 बच रहा है। अगर मैंने बोल दिया ये जो नंबर है इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, 8 8 जा कितना होता है 8 का स्क्वायर कर दिया अपॉन 6, तो 8 8 जा कितना होता है अपने पास 64 होता है। या तो मैं 64 को 6 से डिवाइड करके देख लूं कि इस वाले केस में रिमाइंडर कितना है 60, 60 में से 64 में से 60 गए तो कितना आ गया रिमाइंडर अपने पास 4 आ गया। तो या तो मैं ऐसे करके देखूं, या फिर मैं क्या करूं कि 8 वाले केस में रिमाइंडर अपने पास 2 आ रहा था, तो अगर मैं 8 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मैं ये जो रिमाइंडर था इसका भी स्क्वायर कर देता हूं, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 ही अपना आंसर आ रहा था, ठीक है। अगर अगले वाले केस में मैंने बोल दिया कि 8 का क्यूब करो, 8 का क्यूब कर रहे हो और 6 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो या तो मैं 8 का क्यूब करूंगा, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, जिसको स्क्वायर्स और क्यूब याद नहीं है, मैंने वैसे वीडियोस के अंदर बता रखा है 30 तक आपको सारे के सारे स्क्वायर और क्यूब्स याद होने चाहिए। तो किसी कॉपी के अंदर ये सारी की सारी चीजें लिख लेना स्क्वायर्स और क्यूब्स की, और सारे के सारे स्क्वायर क्यूब्स आप याद करके रखना 30 तक, ठीक है। तो 8 का क्यूब अपना 512 होता है, या तो मैं इसको 6 से डिवाइड करके देखूं कि भाई कितना है, या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि भाई 8 के साथ मेरा जो रिमाइंडर आ रहा था 2 आ रहा था, मैं 2 का ही क्यूब कर दूंगा ना, क्या दिक्कत है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 ही होता है, 8 को वापस में 6 से डिवाइड करके देख लें रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट रिमाइंडर का क्यूब करके निकालूंगा ना, जो कि बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा मेरे लिए, उसका भी रिमाइंडर जो आएगा वो आंसर होएगा। या तो फिर मैं इतना हेक्टिक प्रोसेस करूं कि 512 को डिवाइड करूं, 512 को यार मैं करके देखूं तो कितने बारे में जाएगा, 6 8 जा 48, कितना बचा 32, 6 की टेबल में आता नहीं है, 6 5 जा 30, यानी बचा कितना 2 रिमाइंडर बचा। आई होप आपको चीज समझ में आई है जो मैंने बताई है यार, कि अगर मैं नंबर का स्क्वायर कर देता हूं ना तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाता है, अगर मैं नंबर का क्यूब कर देता हूं तो रिमाइंडर का भी क्यूब हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, नंबर की जगह आप सिर्फ और सिर्फ जो इनके रिमाइंडर्स है ना, आप रिमाइंडर्स को ही प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब अपन क्वेश्चन की ओर वापस आते, तो मैंने जैसा कि बताया कि आप क्वेश्चन के अंदर ही जो नंबर्स थे एक्स और वाई इनको मत निकालो, उनका जो रिमाइंडर्स है ना अपन सिर्फ इनको प्लस कर देते। 28 और 21 इन दोनों के रिमाइंडर थे, 8 और 1 9, 2 2 4 यानी 49। 49 को अगर मैं 33 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 33 हटा दो 49 से तो कितना बचा 16 बचा, तो 16 ही अपने पास दोनों के सम का रिमाइंडर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो यार, मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको ये चीज समझा दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो,
इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या दे रखा है कि एक नंबर है, जब इसको 6 से डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर छोड़ता है, ये 3 छोड़ता है, ठीक है। कोई नंबर है जिसको मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 3 रिमाइंडर अपने पास आ रहे हैं। रिमाइंडर क्या होगा, जब अपन ने स्क्वायर ले लिया उस नंबर का, स्क्वायर को अपन 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी अगर मैं x के स्क्वायर को 6 से डिवाइड करूंगा तो अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने बताया था कि अगर नंबर है उसका रिमाइंडर है ये, अगर मैं नंबर का स्क्वायर कर दूंगा तो रिमाइंडर का भी मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास, 9 होता है। 9 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो अपने पास वापस रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 1 6, 9 में से 6 गए तो कितना बचा अपने पास रिमाइंडर, 3 बच गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अपन को कोई हेक्टिक तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इस वाले क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि ऑन डिवाइडिंग दो नंबर्स, एक द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 45 और 40, कि अपन ने दो अलग अलग नंबर्स है जिसको एक स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करा है, एक्स वाई को मान लो अपन ने ए से डिवाइड करा है। तो पहले वाले केस में अपना रिमाइंडर आ रहा है 45, दूसरे वाले केस में अपना आ रहा है 40। अगर सम ऑफ बोथ द नंबर्स डिवाइडेड बाय द सेम नंबर तो रिमाइंडर आ रहा है अपने पास 37, कि अगर मैं x प्लस वाई को डिवाइड कर रहा हूँ की बार a से तो अपने पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 37। अब की बार अपन को नंबर ही नहीं पता, समझ रहे हो आप, कि अपन को नंबर नहीं पता लेकिन अपन को रिमाइंडर पता है। तो इस वाले केस में मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, कि मान लो 13 है, 13 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 13 को 9 से डिवाइड करूंगा, 9 1 9, 13 में से 9 गए कितने बचे, 4 बचे, ठीक है। अगर उसी जगह 15 है, 15 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा, 9 1 9, कितने बचे, 15 में से 9 गए तो 6 बचे, ठीक है। अब मैंने बताया कि 15 और 13 कितना होता है, 28 होता है। या तो मैं 28 को 9 से डिवाइड करूं या फिर मैं क्या करूं, 4 प्लस 6 कर दूं। 4 प्लस 6 कितना होता है, 10 होता है। अब 10 तो ऑफकोर्स 9 का रिमाइंडर हो नहीं सकता। 10 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और इस वाले केस में भी क्या होगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा, 9 3 27। इस वाले केस में भी कितना आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। लेकिन ये 1 कैसे आएगा, एक वैसे आएगा ना कि जब 6 और 4 10 होता है, 10 में जब मैं इस नंबर को माइनस कर दूंगा, 9 को माइनस कर दूंगा तो ही मेरे पास रिमाइंडर 1 आएगा, राइट। अगर मैं 9 को डिवाइड कर रहा हूं तो 9 को डिवाइड करने का मतलब क्या है कि मैं 9 को काट रहा हूं उस नंबर से, राइट। तो अगर मेरे पास रिमाइंडर इतने इतने आ रहे हैं, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 है, अगर मैं इसमें नंबर जो अपना डिविजर था, डिविजर को अगर मैं माइनस कर दूंगा ना तो अपने पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो इससे एक थ्योरम लिख रहा हूं मैं आपको, इस थ्योरम को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है कि रिमाइंडर 1 प्लस का रिमाइंडर 2 माइनस का डिविजर इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 3, ठीक है। ये चीज आप कॉपी के अंदर लिख लेना। इसी चीज को अगर अपन क्वेश्चन के अंदर अभी पुट कर दे, अपने पास रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर 2 है, इन दोनों के बाद रिमाइंडर 3 है, लेकिन अपने पास डिविजर नहीं है, ठीक है। तो डिविजर अपन निकाल लेंगे। रिमाइंडर 1 कितना है 45, रिमाइंडर 2 कितना है 40, माइनस का डिविजर इक्वल्स टू रिमाइंडर 3 कितना है 37, यानी 85 माइनस का डिविजर इक्वल्स टू 38। 38 में इधर ले आऊंगा, 38 माइनस का इधर हो जाएगा, इधर ये जाकर डिविजर प्लस का हो जाएगा। तो 85 में से अगर 38 गए तो कितने बचे, 48 अपने पास क्या आ गया, डिविजर आ गया। अपन से पूछा गया क्वेश्चन में, अपन से क्वेश्चन में अच्छा डिविजर ही पूछा, तो 48 अपना आंसर, सिंपल। इस तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि अगर कोई इंटीजर है उसको अपन ने 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 3। अगर अपन उसी मतलब n इंटीजर को 5 टाइम्स कर देंगे तो डिवाइड, अगर अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो जैसा मैंने ऊपर बताया था कि अगर मैं किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर मेरे पास 3 आ रहा है। अगर मैं इसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 7 से डिवाइड कर दूंगा तो फिर मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैंने ऊपर बताया था कि अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से अगर मैं इसका 5 टाइम्स कर दूंगा ना तो मैं रिमाइंडर्स का भी 5 टाइम्स कर दूंगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। तो अगर मैंने नंबर का 5 टाइम्स करा है तो मैं रिमाइंडर का भी 5 टाइम्स कर दूंगा, यानी 3 5 जा कितना होता है 15 होता है। 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा 7 2 जा 14 होता है। रिमाइंडर कितना बच गया अपने पास, 1 बच गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। अगर मान लो 5 टाइम्स की जगह इसमें 6 टाइम्स लिखा हुआ होता तो 6 टाइम्स कर देता, 3 6 कितना होता है 18 होता है। तो और अगर मैं लिख कर ही बता देता हूँ, अगर मैंने 6 टाइम्स किया होता, 6 टाइम्स अपॉन 7 क्या होता, तो 3 इंटू का 6 हो जाता, 3 6 कितना होता है 18 होता है। 18/7 यानी 14, 14 में से अगर 18 में से 14 गए तो कितने बचे 4, रिमाइंडर कितना आ गया 4। इस तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को करेंगे कि जो जिस तरीके से नंबर चेंज होगा ना उसी तरीके से अपना रिमाइंडर चेंज होगा। बस इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्टली जो क्वेश्चन मैंने ऊपर भी बताया सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर आ रखे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, ये CHSL के अंदर आ रखा है कि कोई इंटीजर है n, उसको अगर मैंने 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आ रहा है 3। लिख लेता हूँ n/7, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं जब मैं उसको 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कि मैं n के अंदर ऐसा क्या नंबर ऐड करूं जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आ जाए। तो रिमाइंडर 0 कब आएगा, कि जब ये जो वैल्यू है ये 7 से डिविजिबल होगी, राइट। तो अभी जो ये वैल्यू है अभी कितनी है, मतलब 3 अगर रिमाइंडर इसके अंदर आ रहा है तो पक्का ये जो वैल्यू होगी 7 + 3 10 के अराउंड होगी, राइट। अप्रोक्सीमेटली 10 या इससे ज्यादा बड़ी होगी। मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि 7 से डिविजिबल हो जाए।
तो अगर मैं 10 में 4 और ऐड कर दूं अभी, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, राइट। अगर n की वैल्यू 14 हो जाएगी, n की वैल्यू अगर यहाँ पर x अगर मैंने यहाँ 4 ऐड कर दिया, अगर n की वैल्यू 14 हो गई तो 14 तो पूरा पूरा 7 से जाता है, राइट। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो अपने पास n कितना था इस वाले केस में, लगभग 10 था। 10 में अगर मैंने 4 ऐड कर दिया, अगर मैंने जो x है उसकी वैल्यू 4 रख दी, 14 हो गई, तो 14 पूरा पूरा जाता है इससे, तो रिमाइंडर अपने पास कितना आ जाता है, 0 हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो n प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सी इस वाला इसका आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते। अगर कोई नंबर है n, उसको अगर मैंने 6 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आता है 2। रिमाइंडर क्या होगा, जब n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 2 6 से डिवाइड करेंगे, तो सेम जैसे मैंने हर बार चीज बताई है, n अपॉन 6 इक्वल्स टू रिमाइंडर कितना आ रहा था, 2। अब इस वाले केस में मैं लिख लेता हूँ n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 2 वाले केस में क्या होगा, जब अपन इसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही n था, n वाले केस में 2 था, तो n स्क्वायर वाले केस में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक एक करके लिखते रहना कि 2 का स्क्वायर प्लस का n वाले केस में कितना था, 2 प्लस का 2 अपॉन का 6, यानी 2 2 जा कितना होता है 4, प्लस का 2 और 2 कितना होता है 4 अपॉन का 6, 4 4 कितना होता है 8, 8 बटे 6, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया अपने पास 2। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। क्वेश्चन के अंदर यही पूछा था कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। और ये सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको ये चीज ही नहीं आती तो आप ये नहीं कर पाते क्वेश्चन को। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखो यहाँ, और हाँ, अगर आपको चीज आती भी होती जो आपने अभी से पहले पढ़ी होगी, तो आप पक्का यही काम करोगे, 6 प्लस 2 8 कर दोगे, 8 का स्क्वायर प्लस का 8 प्लस का 2, इस तरीके से इसको कर रहे होंगे कि 64 प्लस का 8 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 64 प्लस 10 कितना होता है 74, 74 अपॉन 6 यानी कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इस तरीके से करने की जगह आप सीधे सीधे ये वाला मेथड यूज करना, ताकि आपका आंसर जो है वो बहुत जल्दी आए, क्योंकि ऑफकोर्स पेपर के अंदर आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं रहता कि आप एक ही क्वेश्चन को ब्रीफली तरीके से सॉल्व करने बैठो। ठीक है, तो आपको आनी चाहिए ट्रिक्स। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कि 3 नंबर है एक्स वाई जेड, जिसको जब मैं 31 से डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड को जब मैं 31 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं सारी की सारी चीज़ लिख रहा हूँ। जब आप सॉल्व करो आपको ये सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब मैं एक्स वाई जेड को 31 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर्स कितने आ रहे हैं अपने पास, 17, 24 और 27, राइट। और ये टीयर 2 में आया हुआ सवाल है, मेंस के अंदर आ रखा है सवाल। ठीक है, तो यही अपने पास रिमाइंडर आ रहे। तो जब मैं 4x माइनस 2y प्लस का 3z, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 4x माइनस का 2y प्लस का 3z प्लस का 3z, इसको जब मैं 31 से डिवाइड कर दूंगा, 31 से डिवाइड करूंगा, तो अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा, सिंपल सी चीज है। तो जैसे कि मैंने बताया x के वाले केस में क्या है, 17 है, तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू 4 कितना होता है 68, 68 में यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, या तो मैं 68 लिखूं, या फिर मैं एक काम करूं, साथ के साथ में रिमाइंडर निकालते जाऊं। तो 68 अपॉन का 31 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, रिमाइंडर 62 होता है, 62 अगर 68 में 62 गए तो कितना बचा 6। तो पहले वाले केस में रिमाइंडर अपने पास कितना बच गया, 6 बच गया। दूसरे वाले केस में कितना आ रहा था 24, तो 24 इंटू का 2 कितना होता है, 24 इंटू का 2 होता है अपने पास 48, 48 को अगर मैं 31 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, रिमाइंडर 17 आ जाएगा। तो दूसरे वाले केस में कितना आ गया, 17 आ गया। तीसरा है 3z, z अपने पास कितना है 27, यानी 27 इंटू का अगर मैं 3 कर दूंगा मेरे पास कितना हो जाएगा 81, 27 इंटू का 3 कर दूंगा कितना हो जाएगा 81, 81 को अगर मैं 31 से डिवाइड कर दूंगा कितनी बारी में जाएगा 62, 62 अगर 81 में 62 गए तो कितने बचे 19, यानी तीसरे वाले केस में क्या आ गया 19 आ गया। तो तीनों वैल्यूज अपने पास आ गई रिमाइंडर्स की, सिंपली पुट कर दो, 6 माइनस का 17 प्लस का 19 अपॉन का 31। 19 में से अगर मैं 17 हटा दूंगा तो 2 बचे, 6 प्लस 2 कितने होते 8 होते, तो 8 अपने पास फाइनल क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई यार, जो मैंने बताई है। बेसिक सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स ये चीज है, अगर आप ऐसे करते जाओगे ना, 31 प्लस का 17 करोगे, 31 प्लस का 24 करोगे, 31 प्लस का 27 करोगे, फिर उसके बाद उसको 4, 2 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और उसके बाद 31 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालोगे, तो इसी क्वेश्चन में जो अपन ने अभी 30 सेकंड के अंदर अंदर इसको सॉल्व किया है ना, इसी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। और इन्हीं चीज़ों के चक्कर में लोग पेपर के अंदर क्वेश्चन में अटकते हैं। और ये जो कैलकुलेशन है ऑफ कोर्स कितनी टफ हो जाएगी, एक बार सोच के देखो। 31 प्लस 17 अगर आप करोगे तो 48 हो जाएगा, 31 प्लस का 24 अगर आप करोगे तो 51 55 हो जाएगा, 31 प्लस का मतलब समझ रहे हो इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे और 31 से वापस डिवाइड करोगे इनका रिमाइंडर निकालने के लिए। तो बेसलेस है ये वाला मेथड, आपको जो मैंने मेथड बताया है इसी मेथड का आप यूज़ करना पेपर के अंदर, और इसी मेथड के अंदर आप 30-30 सेकंड के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। अब ये तो सारे वैसे वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपको बताया। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया पेपर के अंदर तो आपको क्या करना है, तो मैंने कल आपको डिविजिबिलिटी रूल्स समझाए थे। 9 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि आप या तो ऐड करके करो या फिर एक एक
जो वैल्यू है उसको एलिमिनेट करके करूँ। तो एक एक वैल्यू को अगर अपन एलिमिनेट करेंगे, 3 4 क्या होता है 7, 7 2 कितना होता है 9, 9 और 1 कितना होता है 10, यानी 10 तो होता नहीं है, 9 1 9 होता है। तो इसके वाले केस में रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। 5 4 9, इसको काटो, 3 2 5 और 1 6, यानी इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 7 2 9, इसको काटो, 7 और 2 को, 3 और 8 कितना होता है, 11 होता है। 11 वाले केस में 9 1 9 होता है, यानी कितना आ गया, 2 आ गया। तो 6 2 कितना होता है, 12 होता है। 12 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। सिंपल, समझ रहे हो कि मैं अगर पेपर के अंदर हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बस एक बार काट के देखना है, और मुश्किल से 15 सेकंड के अंदर अंदर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। इतने ही लेवल का ये वाला क्वेश्चन है, कुछ भी इसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं किसी भी सम के, तो आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार में निपटा दोगे। ठीक है, और अपना 3 आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। इस वाले क्वेश्चन में भी सेम डिविजिबिलिटी वाला रूल अपन अप्लाई कर देंगे। 19 को अगर मैं 195 काटूंगा तो 19 इंटू 10 कितना होता है, 190 होता है। इस वाले केस में कितना बच गया, 5 बच गया, राइट। 19 इंटू का अगर मैं 100 करूंगा तो 1900 हो जाएगा, राइट। 19 इंटू का 3 कितना होता है, 57 होता है, तो 57 हो जाएगा। तो 1958 दे रखा है, 1957 तो आता है 19 के टेबल में, तो 1958 में कितना ज्यादा बच गया, 1 बच गया, तो एक रिमाइंडर आ गया इस वाले केस में। इस वाले केस में क्या हो जाएगा रिमाइंडर, कि 19 इंटू का 3 अपने पास कितना होता है, 76 होता है। 19 इंटू 100 1900 होता है, तो 1976 होता है। अब 1976 होता है, इसमें 1975 है, यानी रिमाइंडर अगर मैं देखूंगा तो 1957 से मुझे कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। तो रिमाइंडर इस बार कितना हो जाएगा, 18 रिमाइंडर हो जाएगा, समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा हो गया। 19 इंटू का अगर मैं 170 में से काटूंगा तो 170, 19 इंटू का 9 मुझे पता है कि 171 होता है, तो 171 होता है। तो इस वाले केस में भी ये 170 दे रखा, तो इस वाले केस में भी रिमाइंडर कितना जाएगा, 18 जाएगा। ठीक है, तो अब 18 इंटू का 18 यानी 324, 324 इंटू का 5 अगर मैं करूंगा, और इसको करने के बाद जब मैं इसको 19 से डिवाइड करूंगा ना, तो मेरे को रिमाइंडर पता चलेगा। यहाँ तो एक ये वाला मेथड होता है जो अपन ऑफकोर्स छोटा वाला मेथड जिसको अपन बोलते यूज करते। एक और चीज जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ऐसे वाले क्वेश्चन में। वो क्या रहेगी अब मैं आपको बता देता हूँ, वो है नेगेटिव रिमाइंडर वाली चीज। नेगेटिव रिमाइंडर वो क्या होता है कि मान लो 16 है, 16 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा तो 9 1 9 होता है। तो 9 से कितना ज्यादा बड़ा है, 16, 7 ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ तो मैं इसको +7 करूंगा, ठीक है, यहाँ तो मैं इसको +7 करूंगा। या फिर अगर मैं 18 के कंपेयर में करूंगा कि 9 2 18 होता है, मैं इसको -2 बोलूंगा, ठीक है। या फिर मान लो 17 है, 17/9 है, 17/9 में 9 से कितना ज्यादा बड़ा है, 17, 8 ज्यादा बड़ा है, प्लस का 8 है। अगर मैं 18 से कंपेयर करूंगा 9 2 18, तो इस वाले केस में कितना है, -1 है, ठीक है। अगर मैंने इसको -1 या फिर -2 ले लिया इस वाले केस में ना, -1 या फिर -2 मैंने ले लिया, तो मैं क्या करूंगा, -2 जो होता है, अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर किसी केस में ले रहा हूं ना, तो -2 का मतलब क्या होता है कि -2 में मैं प्लस करूंगा ये वाली वैल्यू को, -2 में प्लस कर दूंगा ये वाली वैल्यू को, तो मेरा प्लस वाला रिमाइंडर आ जाएगा। -2 प्लस का 9 कितना होता है, 7 होता है। सेम इसी तरीके से -1 में मैं प्लस कर दूंगा अपने डिविजर वाली वैल्यू को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। कि मैं नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव वाला रिमाइंडर निकाल सकता हूं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। तो यहां जो मैंने 18 लिए ना, 18 की जगह अगर मैं यहां पर मैंने बताया कि 1076 तो आता है 19 की टेबल में, तो 1075 दे रखा है। तो अगर मैं इसको 18 की जगह -1 ले लूं, और सेम 171 आता है 18 की जगह इसमें भी अगर मैं -1 ले लूं, तो ये क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं अब इन चारों को मल्टीप्लाई करूंगा, -1 इंटू का -1 कितना होता है, 1 होता है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 यानी 5, यानी 5 जो है अपना इसका फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। समझ रहे हो आप कि कितना जल्दी मैंने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक चीज करके कि मैंने 18 की जगह इस वाले जो रिमाइंडर था उसको नेगेटिव रिमाइंडर के तौर पे ले लिया। समझ रहे हो आप। अगर मान लो कई बार केस ऐसा हो जाएगा कि आप मेरे को बोलोगे कि अगर मान लो इस ये तो 2 वैल्यूज आ गई -1 वाली, अगर इसी जगह कोई एक वैल्यू ही होती -1 वाली, तो ये तो जो पूरा का पूरा नंबर है यही माइनस में हो जाता। तो हाँ बेशक हो जाता, लेकर देख लो कि -1 इंटू का अगर मैं इसकी जगह 18 ले लूँ, ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, 18 इंटू का 5 अपने पास कितना होता है, 90 होता है। तो 90 इंटू का -1 कितना हो जाएगा, -90, यानी -90 मेरे पास फाइनल नंबर आ रहा है। -90 अगर मेरे पास फाइनल नंबर आ रहा है, उसको मैं 19 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है 19 4 जा कितना होता है, मेरे पास 76 होता है। 76 अगर 90 में से 76 कहे तो कितना बचा, 14 बचा, नहीं -14 मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है इस वाले केस में, ठीक है। अगर मैं माइनस कर रहा हूँ ना, मतलब एक अगर मैं माइनस कर ले रहा हूँ, फाइनल वैल्यू में मतलब टोटल जो रिमाइंडर अपने पास आ रहा है अगर वो माइनस में आ रहा है, तो अगर मेरे पास -14 आ रहा है, तो सेम वही वाली चीज की मैं इसमें क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा अपनी डिविजर वाली वैल्यू, यानी प्लस कर दिया मैंने 19, तो -14 में अगर मैं 19 प्लस कर दूंगा तो मेरे पास फाइनल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में भी अपना रिमाइंडर कितना आ गया, 5, और आंसर अपना क्या है, 5। सिंपल,
इस तरीके से अपन इन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपन जल्दी तरीके से सॉल्व करेंगे कि अपन नेगेटिव रिमाइंडर का अपन को पता लगाना चाहिए कि अपन कौन से वाले केस में नेगेटिव रिमाइंडर ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको, एक और तरीके का क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कई बार क्या होता है 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 अपन को 4 चीज़ें दे रखी है, मतलब 4 डिजिट्स दे रखे है मल्टीप्लीकेशन में, अपॉन का 15 दे रखा है। तो यहाँ तो मैं डायरेक्टली ये सोचूं कि भाई किस तरीके से मुझे डिवाइड करना है, या फिर मैं क्या करूँ इसको सिंप्लीफाई कर लूँ। सिंप्लीफाई कैसे कर लूँ कि अगर जो चीज़ कट सकते है उसको काट लूँ कि 3 5 जा 15 3 1 1 1 1 इस तरीके से मैं इसको कर लूँ। और मुझे पूछा क्या एंड में, रिमाइंडर ही पूछा है राइट। तो रिमाइंडर में निकालने के लिए क्या करूंगा कि 5 से अगर मैं इसको काट के देखूंगा, 5 में क्या है अपन यूनिट डिजिट देखते हैं कि यूनिट डिजिट कितनी आए, या तो 0 आए या फिर 5 आए, ठीक है। तो इस वाले केस में एंड की यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 0 से 1 कितना ज्यादा बड़ा है, 1 ज्यादा बड़ा है, तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 से इस वाले केस में यूनिट डिजिट 2 आ रही है, तो 0 से 2 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो इस वाले केस में यूनिट डिजिट मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। इस वाले केस में भी अगर एंड में 1 आ रहा है तो यूनिट डिजिट के हिसाब से जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 इंटू का 2 इंटू का 1 यानी कितना आना चाहिए रिमाइंडर, 2 आना चाहिए। लेकिन अपन ने सिंप्लीफिकेशन में क्या किया था कि 15 को 3 से काटा था राइट, 3 से अपन ने इसको काटा था, तो अपन ना जो रिमाइंडर आएगा ना, अपन ने यहाँ 3 यूज करा तो यहाँ पर अपन को 3 वापस देना भी पड़ेगा, तो 3 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एंड में रिमाइंडर अपने पास कितना आ गया, 6 आ गया। अगर अपन ने सिंप्लीफिकेशन में कोई नंबर से डिवाइड किया है तो अपन एंड में रिमाइंडर से उसी नंबर को अपन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो जाकर अपना फाइनल रिमाइंडर आएगा। और इसी तरीके से अपन को कंफ्यूजन के तौर पर ना दे भी रखा होगा एक ऑप्शन कि 2 दे रखा है, और यूजुअली लोग करते क्या है, जल्दीबाजी में पेपर के प्रेशर के चक्कर में, पैनिक के चक्कर में 2 वाली चीज को टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन को आंसर क्या टिक करना है इस वाले क्वेश्चन में, 6 टिक करना है, 6 इसका आंसर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, इस चीज को ध्यान में रखना है जो मैंने अभी आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ से आपके ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन शुरू होने वाले जो कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके रखते हैं, तो अभी आप ढंग से ध्यान देकर सारी की सारी चीजें देखना, ठीक है। कि 20 की पावर अपन को 2 से दे रखी है, अपन को डिवाइड में 19 दे रखा है। अब अपन को ऑफ कोर्स ये वाला क्वेश्चन अगर आप ऐसे प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे ना, चाहे कैलकुलेटर लेकर बैठ जाओ, तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। करना क्या होता है इस वाले क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कि अपन को सिर्फ ये देखना होता है कि 19 है, 19 से ये नंबर कितना बड़ा है। 19 से ये नंबर अगर मैं डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर अपने पास कितना आएगा, 1 आएगा राइट। अगर एक रिमाइंडर आ रहा है ना, तो सेम जैसा कि मैंने बताया कि अगर इसकी पावर 200 है तो रिमाइंडर की पावर भी कितनी होगी, 200 होगी। एंड में अपन से पूछा क्या, रिमाइंडर ही तो पूछा है, तो अगर अपने पास नंबर की पावर 200 है तो 19 से 20 को डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर की पावर भी कितनी होगी, 200 होगी। अगर एक की पावर 200 है तो एक की पावर 200 अपने पास कितना होता है, 1 ही होता है राइट। तो इस वाले क्वेश्चन का अगर मैं रिमाइंडर बात करूंगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा अपने पास, 1 हो जाएगा। इस तरीके से अपन ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत तरीके के क्वेश्चन मैंने रख रखे अभी आगे, तो बस वेट करते रहना। और आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगर मान लो 20 की जगह आपके पास अब 18 आ जाए, ठीक है, तो सेम वही वाली चीज इस वाले केस में जो रिमाइंडर आएगा वो अपने पास कितना आएगा, 18 आएगा। लेकिन अपन 18 लेने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, रिमाइंडर इसका क्या लेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे। और नेगेटिव रिमाइंडर अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 1 आ जाएगा राइट। 19 से 18 कितना कम है, 1 ही कम है, तो माइनस का 1 अपने पास रिमाइंडर आ गया। माइनस के 1 की पावर अपने कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। तो माइनस के 1 की पावर अगर मैं 200 लूंगा तो माइनस को अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ऑफकोर्स कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये इवन नंबर दे रखा है तो ही ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसकी जगह मान लो 199 दे रखा है इस वाले केस में, तो -1 का -1 ही रहता, ठीक है। इस वाले केस में अपन को क्या दे रखा है, 200 दे रखा है, तो -1 का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और इस वाले केस का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, +1। आंसर सिंपल। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, जैसा मैंने ऊपर बताया, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, इस वाले केस में क्या हो जाएगा कि अपन को नेगेटिव रिमाइंडर लेना है। नेगेटिव रिमाइंडर अपन को कितना लेना है, -1 अपॉन का 19। माइनस का 1 की पावर कितनी है, 199 है। अगर 199 है पावर में तो -1 का 1 ही रह जाएगा। और -1 अपने पास ऑफकोर्स रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है, तो अपन को प्लस कितना करना पड़ेगा, डिविजर करना पड़ेगा। तो -1 प्लस का 19 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 अपने पास क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। सी वाला इसका आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी तक मुझे लगता है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक बार वापस रिपीट कर लेना इस वाले लेक्चर को, आपको ढंग से ये सारी की सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दे रखा है, सेम वही वाला ऊपर पैटर्न। 50 में से 49 अगर मैं काटूंगा तो 49 रिमाइंडर लेने की जगह मैं रिमाइंडर नेगेटिव में लूंगा। माइनस का 1 मैंने रिमाइंडर ले लिया। माइनस के 1 की पावर कितनी है, 32 है। प्लस का 1 लेना पड़ेगा। तो माइनस के 1 की पावर अगर इवन में है तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, यानी एंड में रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। सिंपल क्वेश्चन, बी आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन के अंदर भी सेम।
50 की 49 दे रखा है, -1 की पावर अपने पास कितनी है 199 है, यानी माइनस का 1 का -1 ही रह जाएगा, आगे भी एक और -1 है, तो माइनस का 1 यानी इस बार क्या हो गया माइनस का 2 हो गया। अब माइनस का रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है तो अपन प्लस क्या करेंगे, डिविजर वाली वैल्यू को प्लस करेंगे, प्लस का 50, 50 में से 2 गए कितना बचा 48, इस बार रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास 48, सिंपल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में अपन को थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया कि 23 बोल दिया अपन को, वैल्यू अपन को 8। अब ऊपर तो क्या हो रहा था कि +1 या -1 वाली चीज हो रही थी, लेकिन इस वाले केस में 23 दे दी कि 18 से कितना ज्यादा बड़ा है, 18 से 15 ज्यादा बड़ा है। तो अपन को करना क्या पड़ेगा ऐसे वाले केस में कि अपन एक बारी पे काट रहे थे, इस बार अपन 2-3 बारी में काटने के देखेंगे कि 8 2 16 होता है, 8 3 24 होता है, तो 8 3 24 होता है ना, तो 24 ये 23 दे रखा है, तो इस वाले केस में भी सेम कितनी बारी में जाएगा, -1 की बारी में जाएगा। -1 की पावर कितनी दे रखी है 243 दे रखी है, तो 243 एक ऑड नंबर है, तो -1 का -1 ही रह जाएगा, माइनस रिमाइंडर नहीं हो सकता, प्लस करेंगे अपन क्या डिविजर वाली वैल्यू, -1 प्लस का 8 यानी कितना हो जाएगा अपने पास इस बार 7 अपना रिमाइंडर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम वही वाली चीज़ कि 78 से अगर ये मैं काटूंगा तो कितनी बारी में जाएगा -1 की पावर 77, जो कि होता है अपना ऑड नंबर यानी -1 ही रह जाएगा, तो यानी -1 प्लस का 77 यानी कितना हो गया 76। इस बार अपन को प्लस में 78 करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अपनी जो वैल्यू है 77 प्लस करने के बाद पॉजिटिव में आ गई, और पॉजिटिव में कितनी 76 अपने पास आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में अपन को देखो क्या दे रखा है। अब ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये क्यों है अच्छा खासा क्वेश्चन मैं अब आपको बताता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि 20 की पावर अपन को 51 दे रखा है, अपन को 9 दे रखा है। अब अगर मैं 9 को 9 2 जा कितना होता है 18 होता है, अगर मैं 18 को भी काट दूंगा ना तो भी अपने पास कितना आएगा 2 आएगा, 2 की पावर 51 अपॉन का 9 आ जाएगा। अब अगर मैं 2 की पावर भी 51 कैलकुलेट करने बैठ गया ना तो पूरा पेपर निकल जाएगा, कोई सेंस नहीं है। तो अपन मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कोई 2 को एक ऐसी फॉर्म में लाना पड़ेगा कि 900 जब मैं उसको काटू ना तो ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, 1 की फॉर्म में आ जाए, समझ रहे हो। तो 2 2 जा अपने पास कितना होता है 2 का स्क्वायर होता है अपने पास 4, 2 का क्यूब कितना होता है अपने पास 8 होता है, ठीक है। तो अगर मैं 2 के क्यूब की फॉर्म में इसको कर दूं तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं 8 को 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास -1 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो मैं सिंपल सी चीज है 2 का क्यूब कर दूंगा, और ऊपर वैल्यू 51 थी तो 51 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। 51 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 17 आ जाएगा। इस चीज को समझ में आता होगा। और अगर पावर में कोई चीज है 51 है, 51 2 की पावर है, अगर मुझे ऐसा लिखना है 2 की पावर 3 लिखना है तो फिर मैं क्या करूंगा, 3 ये जो 3 अगर मैंने अंदर लिखाना है तो डिविजिबल फॉर्म में होगा, और डिविजिबल फॉर्म में जो ऊपर हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई हो कि 3 × 17 कितना होता है 51 होता है। ये सर्ट्स एंड इंटीजर्स वाली चीज है, ये भी मैं बाद में करा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लेना कि जब अपन ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं ना तो अपन क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद बाहर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा अपॉन का 9, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 की पावर 17 अपॉन का 9, राइट। इस वाली फॉर्म में अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बारी में जाएगा -1 बारी में जाएगा, -1 की पावर कितनी हो गई 17 हो गई। तो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में -1 का -1 ही रह जाएगा, माइनस रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो अपन क्या करेंगे प्लस डिवाइजर वाली वैल्यू को प्लस करेंगे, प्लस का 9 यानी 9 में से 1 गए तो कितना बचा 8, आंसर सिंपल। इस तरीके से अपन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मान लो एक बार के लिए कि ये जो 51 है इसको मैं और ट्रिकी अगर बनाना चाहूँ ना तो मैं आपको बताता हूँ, 20 की पावर अगर मैं 52 कर देता अपॉन का मैं 9 कर देता तो ये क्वेश्चन कैसे होता। तो भी आप ये बोलते हैं कि 2 का मतलब पहले 9 2 18 होता है, तो 2 की पावर 52 अपॉन का 9 कर दूं, अब 2 का वापस क्यूब कर दूं, लेकिन अब अगर मैंने 2 का क्यूब करा ना तो मैं इस वाली फॉर्म में इसको लिख नहीं पाऊंगा, समझ रहे हो कि अब मैं 2 का क्यूब कर ही नहीं सकता चाहकर भी। तो इस वाले केस में मैं क्या करूंगा कि पहले मैं एक काम क्या करूंगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 51, समझ रहे हो कि मैंने 2 को अलग ले लिया कि भाई तू मेरे से अलग हो। अब 2 को अगर मैंने अलग ले लिया तो ये अलग हो गया और 2 की पावर 51 अलग हो गया। अब 2 की पावर 51 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू का 2 की पावर 3 17, राइट। अपॉन का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको मैं अगर और सॉल्व करूँ 2 की पावर 1 इंटू का 8 की पावर 17 अपॉन का 9, ये कितना हो गया अपने पास माइनस का 1 हो गया, तो यानी 2 की पावर 1 इंटू का माइनस के 1 की पावर 17, जिसको अपन क्या बोलेंगे माइनस का 1 ही बोलेंगे, यानी 2 की पावर 1 इंटू का माइनस का 1। अब 2 की पावर 1 इंटू का माइनस का 1 यानी कितना हो जाएगा माइनस का 2,
फाइनल जो अपने पास आंसर आया वो माइनस का 2 आया, सेम प्लस में मैं क्या करूंगा 9 को कर दूंगा, डिविजन को कर दूंगा प्लस का 9, यानी कितना आ जाएगा अपने पास 7 आ जाएगा। मैं जानता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप पहली बारी में सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टिपिकल भी आपको करने में लगेगा, लेकिन इस चीज़ को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना और उस अप्रोच के साथ करोगे आपको ये समझ में आ जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो आंसर होगा वो अपने पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। ये कैसे आया कि मैंने उस टाइम पे 2 को 1 को अलग ले लिया और अलग करने के बाद मैंने एंड में क्या करा उससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, क्योंकि ऑफकोर्स 2/9 अगर मैं करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 ही आएगा, राइट। तो 2 मैंने साइड में रख लिया, इनटू का -1 मेरे पास आ ही रहा था, तो माइनस का 2 अपने पास एंड में आया और रिमाइंडर कितना आ गया 7 आ गया। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई यार जो मैंने बताई है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की और अपन बढ़ते। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है अपन को कि 32 है, 32 की पावर 120/15, तो सेम जैसे ऊपर करा था उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी अपन करेंगे कि 32 की पावर अगर 120 है तो पहले तो 15 से 32 को काट लो, 15 2 30 होता है, ठीक है। तो 2 बचा, 2 की पावर 120/15, 2 की पावर 120/15 है, तो अगर मेरे को 2 को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा जो कि 15 के एकदम पास में रहे, या तो 14 आ जाए या फिर 16 आ जाए। तो मुझे पता है कि 2 को अगर मैं 2 की पावर अगर मैं 4 लिखूंगा, 2 की पावर 4 किसी को नहीं पता, 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 2 होता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यानी 2 की पावर जो 4 है वो अपने पास कितना होता है 16 होता है। तो अगर मैं 2 की पावर 4 लिखूंगा तो बाहर अपने पास कितना आ जाएगा 120 अगर मैं 4 करूंगा तो 30 हो जाएगा, तो बाहर कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। मैंने जैसे ऊपर बताया उसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अपॉन का क्या करूंगा 15 करूंगा, 2 की पावर 4 कितना होता है अपने पास 16 होता है, 16 की पावर अपने पास कितनी है 30 है, अपॉन नीचे क्या है 15 है, 15 से 16 काटूंगा कितनी बारी में जाएगा, एक रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 की पावर 30 हो जाएगी, यानी रिमाइंडर फाइनल कितना आ गया अपने पास 1 आ गया, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अपन ने इतनी जल्दी चुटकियों में सॉल्व कर दिया, मुश्किल से 10-15 सेकंड के अंदर अंदर इसका रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास 1 आ गया, सिंपल। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन करा उसी तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जैसे मैंने ऊपर बताया था उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे मैंने ऊपर ये वाला क्वेश्चन खुद से लिखकर बताया था ना आपको, ये वाला क्वेश्चन मैंने जो लिखकर बताया था उसी तरीके से नीचे वाला क्वेश्चन भी होगा कि इसके अंदर क्या होगा कि 3 की पावर 152 अपन का 15 है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 3 की पावर 152 अपॉन का 15 है, तो मैं क्या करूंगा पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 3 से इसको काटूंगा, तो मैं एक 3 तो अलग ले लूंगा और 3 की पावर 151 अलग ले लूंगा, अपॉन का 15 है, तो मैं 3 से इसको काट लूंगा, तो 3 5 जा 15 होता है, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया 3151 अपॉन का क्या आ गया अपने पास 5 आ गया। अब देखो मैंने अगर इसको 3 से काटा है ना, तो इस चीज को एंड तक भी ध्यान रखना कि मुझे 3 से अगर मैंने काटा है तो मुझे एंड में रिमाइंडर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि अगर मैंने सिंप्लीफाई करा है तो एंड में मुझे रिमाइंडर में 3 से वापस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा 3 की पावर 151 अपॉन का 5 है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा कि ये 5 जो है उससे या तो +1 या फिर -1 की फॉर्म में कट जाए। तो 3 का जो स्क्वायर है वो 9 होता है, इतना अपन को पता है। तो 3 की पावर 2 की फॉर्म में मुझे इसको लिखना पड़ेगा, लेकिन 151 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इस फॉर्म में मैं लिख नहीं सकता। तो सेम वही वाली चीज़ मैं क्या करूंगा कि एक 3 अलग लिख लूंगा और 3 की पावर 150 अलग लिख लूंगा, अपॉन का 5 लिख लूंगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा कि 3 की पावर 150 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 का स्क्वायर और बाहर कितना आ गया 75 इंटू का 3 की पावर 1 अपॉन का 5, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 की पावर 75 इंटू का 3 की पावर 1 अपॉन का 5, राइट। 5 से अगर मैं 9 काटूंगा 5 2 10 होता है, यानी कितना बचा माइनस का 1 बचा, माइनस के 1 की पावर 75 है, इंटू का क्या है 3 की पावर 1 है। 5 को अगर मैं 3 से काटूंगा तो रिमाइंडर 3 ही आएगा ऑफकोर्स, तो माइनस का 1 तो अगर ऑड में है नंबर तो माइनस का 1 ही रह जाता है, इंटू का अगर मैं 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस के 3 में मैं प्लस क्या करूंगा अपना डिविजर करूंगा, तो माइनस का 3 प्लस का 5 यानी कितना हो जाएगा अपने पास 5 में से 3 गए तो 2। ये अपने पास फाइनल रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर आया उसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे 3 से इसको डिवाइड किया था। तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 2 जो अपने पास क्या है 6 है, तो रिमाइंडर अपने पास कितना आ गया 6 आ गया, ये अपना फाइनल रिमाइंडर है, तो 6 अपना आंसर। मैं जानता हूं अभी तक आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी ऐसे वाले क्वेश्चन में, मैंने बहुत टफ लेवल के सारे क्वेश्चन लिए कि अगर आपने इनको प्रैक्टिस कर लिया ना तो जो क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आते हैं ना आप उनको बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यही टारगेट लेकर मैं सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। अब मैं एक थ्योरम आपको सिखाता हूँ, वो थ्योरम आपको समझनी पड़ेगी, टोस्टेंट थ्योरम। टोस्टेंट थ्योरम, अब देखो होता क्या है इस वाली थ्योरम के अंदर। अब मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस वाले थ्योरम से आएंगे नहीं, मतलब ये मैं यूँ नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आपसे मिस हो। कि इस थ्योरम के अंदर होता क्या है कि मान लो कोई भी नंबर है 12 है,
12 को मैं इसके फैक्टर लिख लूंगा। 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 12 को किस किस तरीके से अपन तोड़ सकते हैं कि 2 इंटू का 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, इस तरीके से अपन 12 को तोड़ सकते हो। तो इसका जो अपन टोशन निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे कि अपन पहले तो 12 को लेंगे, 12 इंटू का अपन क्या करेंगे कि जो 2 है और ये 3 है इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि 1 माइनस का 1/2 ब्रैकेट बंद, इंटू का दूसरा वाला नंबर भी सेम 1 माइनस का 1/3, और इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा तो 12 इंटू का 1 माइनस का 1/2 यानी 1/2, 1 माइनस का 1/3 यानी 2/3, 2 से 2 कटा, 2 से 3 से 4, 12 कटा 4 बारी में, यानी 4 जो है इसका फाइनल टोशेंट आ गया। टोशेंट किस काम में आता है अभी मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन हाँ इस तरीके से अपन टोशेंट निकालते हैं। अगर 12 की जगह यहाँ पर मान लो 16 लिखा हुआ होता तो 16 को अपन क्या लिखते, 2 की पावर 4 लिखते, तो 2 की पावर 4 अगर अपन लिख रहे होते तो क्या लिखते, 16 इंटू का 1 माइनस का 1/2 यानी कि 16 इंटू का 1/2 यानी कितना 8, 8 इसका टोशेंट हो जाता। अगर मान लो 24 होता, 24 को अपन क्या लिखते, 2 की पावर 3 इंटू का 3 की पावर 1 यानी सेम वही वाली चीज़ 24 इंटू का 1 माइनस का 1/2 यानी 1/2, 1 माइनस का 1/3 यानी 2/3, 2 से 2 कटा, 3 से ये कटा, 8 बारी में, यानी इस वाले केस में भी जो टोशेंट है वो कितना आ गया, 8 आ गया। 24 का टोशेंट भी कितना होता है, 8 होता है। इस तरीके से अपन टोशेंट्स निकाल रहे होते हैं, सारे के सारे नंबर हो गए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर मान लो कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वाले केस में क्या होगा कि मान लो 7 है, 7 का अगर मुझे टोशेंट निकालना है तो 7 इंटू का 7 का कोई फैक्टर ही नहीं होता, 7 का फैक्टर क्या होता है, 7 की पावर 1 होता है, तो 7 इंटू का क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1/7 हो जाएगा, राइट। तो 1 माइनस का 1/7 कितना होता है, 7 इंटू का 6/7, 7 से 7 कट गया, यानी इस वाले केस में जो टोशेंट आया वो कितना आ गया, 6 आ गया। 7 की जगह मान लो 11 है, 11 में भी फैक्टर कितना होता है, 11 की पावर 1 होता है, तो 11 इंटू का 1 माइनस का 1/11 होता है, यानी एक तरह का 10/11, 11 इंटू का 10/11, 11 से 11 कैंसिल, यानी इस वाले केस में जो टोशेंट आ गया वो कितना आ गया, 10। तो यानी प्राइम नंबर वाले केस में क्या होता है कि जो टोशेंट होता है फॉर प्राइम नंबर्स, जो टोशेंट होता है ना, टोशेंट जो होता है वो नंबर माइनस का 1 होता है, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर माइनस का 1 होता है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। इसी तरीके से अपन सारे के सारे टोशेंट को निकालते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत बेसिक सी चीज़ें है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप एक ठंडे दिमाग के साथ, एक काम दिमाग के साथ समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब है क्या कि किस काम में आती है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ, अभी एक बहुत टफ क्वेश्चन ले रहा हूँ कि 38 है, 38 की पावर 20 है, अपॉन अगर मैंने 7 कर दिया और इसका मैंने रिमाइंडर पूछ लिया, तो आप रिमाइंडर किस हिसाब से निकालोगे, तो सेम जैसे मैंने ऊपर बताया, 7 को 38 से काटो, कितनी बारी में कटेगा, 7 5 35, यानी 3 की पावर अपने पास कितनी आ गई, 20 आ गई, अपॉन का 7। अब देखो इस वाले केस में अपन अटक जाएंगे, कैसे अटकेंगे कि 3 की पावर 3 अगर मैं करूंगा तो मतलब 3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा, 9 वाले केस में भी जो 2 है 2 की पावर 20 हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऐसे वाले केसेस में अपन क्या करते हैं कि जैसे मैंने ऊपर बताया ना, टोशेंट लेते हैं कि जो नीचे डिविजर है ना इसका टोशेंट ले लो। 7 का टोशेंट मैंने आपको बताया कि अगर ये प्राइम नंबर है, 7 का टोशेंट अपने पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसका टोशेंट निकाला ना, जैसे इसका टोशेंट कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। टोशेंट को मैं क्या करूंगा, इसकी पावर से डिवाइड कर दूंगा। इसकी पावर कितनी है, 20 है, 6 3 जा 18 होता है। रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया, 20 में से 18 गए तो 2 बचे। तो ये जो रिमाइंडर एंड में बचता है ना, ये हो जाती है इसकी घट के पावर, समझ रहे हो कि 3 की पावर जो 20 था, अब 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 3 की पावर 2 अपन का मैं 7 कर दूंगा, 3 3 जा 9 होता है, 9/7 यानी कितना आ गया एंड में रिमाइंडर अपने पास 2 आ गया रिमाइंडर। इस तरीके से अपने टोशेंट थ्योरम काम में आती है। आई होप आपको समझ में आया। और यही तरीका ना अपन ऊपर भी किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको ठीक लगे ना, आप उस क्वेश्चन के अंदर इस वाली चीज को यूज करके देख लेना। जो भी क्वेश्चन आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स लग रहा हो ना कि हाँ भाई इस वाले क्वेश्चन में नहीं हो सकती, सेम क्वेश्चन के अंदर आप टोशेंट थ्योरम लगा के देख लेना, उस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो बहुत अच्छी खासी पावरफुल होती है टोशेंट थ्योरम। और पेपर के अंदर अगर बाई चांस आपका दिमाग नहीं चल पाया तो आप ये वाली थ्योरम के थ्रू बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यही मकसद था इस थ्योरम को समझाने का, ठीक है। तो ये तो अपना ये वाला टाइप हो गया। अब इसके बाद अपन जो बात करेंगे वो टाइप बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो वो कौन सा टाइप है, वो है अपना सक्सेसिव डिवीजन वाला टाइप, सक्सेसिव डिवीजन वाला टाइप, ठीक है। इस वाले टाइप में क्या होता है, इस वाले टाइप में ये होता है कि मान लो आपको कोई डिजिट दे दी, जैसे ये वाला क्वेश्चन ही आपको दे रखा है। इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई नंबर है जिसको अपने सक्सेसिवली डिवाइड किया बाय 4 5 6 और जो रिमाइंडर्स है वो अपने पास आए 2 3 4। तो अगर इसी ऑर्डर में अगर अपन डिविजर्स को रिवर्स कर दे तो फिर क्या होगा। तो ऐसे वाले केस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ करते कैसे इस वाले क्वेश्चन को। कि मान लो कोई भी अपन के पास नंबर है कि मान लो 84 लिखा है, ठीक है। 84 को मैंने बोल दिया है कि मैंने डिवाइड करा है उसको 5 4 3 से डिवाइड करा है, ठीक है। तो डिवाइड किस तरीके से करा जाता है, जैसे 5 1 जा 5, 3 बचा 34 हो गए, 5 6 जा 30। तो रिमाइंडर कितना बचा अपने पास, 4 सॉरी
4 बच गया अपने पास रिमाइंडर, ठीक है। तो 4 4 जा 16 होता है, तो 4 4 जा 16 हो गया, तो रिमाइंडर इस वाले केस में कितना बच गया, 0 बच गया। इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, 3 1 जा 3 होता है, तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना बच गया अपने पास, 1 बच गया। तो रिमाइंडर्स अपने पास कौन कौन से बचे, 4 0 1 बचे। डिविजर्स अपने पास क्या थे, 5 4 3 थे, और एंडिंग वाला जो अपना क्वेश्चन था वो क्या था, 1 था, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन सारे के सारे क्वेश्चन को करेंगे, जो मैंने तरीका आपको बताया ना, इसको किस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है सक्सेसिव डिविजन्स का, मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में आ रखा है उसका भी एग्जांपल लेके भी बताऊंगा आगे, कि कोई नंबर है जिसको अपन ने सक्सेसिवली डिवाइड किया 4 5 6 से, तो अपने पास रिमाइंडर आ गए। तो अपन को ना ये नंबर नहीं पता इस वाले केस में कि नंबर क्या है, ठीक है। तो अपन को ये नंबर निकालना पड़ेगा, लेकिन अपन को डिविजर्स और अपने पास रिमाइंडर्स है, ठीक है। तो अपन अपने डिविजर्स लिख लेते, क्या है, 4 5 6 है। रिमाइंडर्स क्या है, 2 3 4 है, 2 3 4 है, ठीक है। अपने पास लास्ट का क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ तो इसको 0 मान लो या फिर इसको 1 मान लो। अगर आप 0 मान के चलोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि छोटी वैल्यू आएगी। अगर आप 1 मानोगे तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, डिफरेंस कुछ नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन छोटी और बड़ी वैल्यू का डिफरेंस रहेगा। तो अपन हर बार इसको 0 मान के चलेंगे, अगर क्वेश्चन के अंदर दे नहीं रखा तो। अगर दे रखा हो तो वो चीज़ आपको मान के चलनी है, ठीक है। तो अपन करेंगे क्या, जैसे इस वाली केस में अपन ने करा था, इस वाले केस में अपन ने क्या करा था कि 3 1 जा 3 होता है और एंड में कितना बचा 1, यानी अपन ने 3 का क्वेश्चन ये लिखा है कि 3 1 जा 3 होता है। यानी इस वाले केस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कि 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। ये वाले केस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वाले केस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 हो रहा है, 3 में 1 प्लस कर रहा हूँ तो 4 हो रहा है, तो अपने पास 4 आ रहा है। सेम इसमें भी इसी तरीके से हो रहा है कि 4 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 16 हो रहा है, 16 में जब मैं 0 प्लस कर रहा हूँ तो अपने पास यहाँ पर 16 वाली वैल्यू आ रही है। इस वाले केस में भी सेम, 5 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अपने पास 80 आ रहा है, 80 में मतलब जब मैं प्लस 4 कर रहा हूँ तो अपने पास 84 आ रहा है, राइट। तो अपन को ये चीज़ समझ में आ गई कि जब अपन इस वाली वैल्यू से नीचे की तरफ जाते हैं ना, राइट की तरफ जाते हैं, तो फिर मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो इस वाले केस में जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। तो इसकी ट्रिक ये है याद करने की, जैसे इस तरफ जा रहे हैं तो उसको इस तरीके से करके देख लो कि मल्टीप्लाई का साइन बन रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये प्लस का साइन बन रहा होगा, आपके ये प्लस का साइन बन रहा है अपने इस वाले केस पर, राइट। तो ये प्लस हो रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको ध्यान रख लेना कि 6 इंटू का 0 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और 0 प्लस का 4 क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। 5 में वही वाली चीज़ इंटू हो जाएगा, 5 4 जा 20, और 20 होने के बाद प्लस हो जाएगा प्लस 3, 20 प्लस 3 यानी 23। सेम वापस से 4 इंटू का 23 यानी 80, 80 और 12 कितने, 92, 92 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 94 यानी 94। ये तो कोइंसिडेंस हो गया। इस वाले केस में भी 84 लिया था। हाँ, तो 94 अपने पास फाइनल डिजिट आ गई। अब क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, जब अपने पास ये नंबर आ गया, नंबर आने के बाद क्या बोला है कि जो डिविजर्स है उनका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया, यानी जो 4 5 6 है उसकी जगह 6 5 4 हो गया। तो 94 ही अपन को लेके चलना है, लेकिन इस बार अपने पास जो डिविजर्स का नंबर है ये रिवर्स अपन को करके चलना है, ठीक है। तो 4 5 6 की जगह 6 5 और 4 करके चलना है। तो सॉल्व कर लो, 6 1 जा 6, कितना बजा 34, 6 5 जा 30, कितना बजा 4 बच गया। 5 3 जा 15 होता है, इस वाले केस में कितना रिमाइंडर अपने पास बच गया, 0 बच गया। 4 1 जा 4 होता है, तो 3 है, ये तो छोटी वैल्यू है, तो 4 0 0 हो जाएगा, यानी कितना रिमाइंडर बच गया, 3 रिमाइंडर बच गया। तो इस वाले केस में रिमाइंडर्स अपने पास कौन कौन से आ गए, 4 0 3, ये अपने पास नए वाले रिमाइंडर्स आ गए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अपन से पूछा क्या, अपन से नए रिमाइंडर से पूछे, तो ये सी वाला ऑप्शन 403 अपना आंसर हो जाएगा। ईजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया जो मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट वाला सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि अपने पास कोई नंबर है जो कि रिमाइंडर छोड़ता ही है जब अपन 3 4 और 5 से उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेशन भी दे रखी है, जो हिंदी वाले उनको देख लेना। तो 3 4 और 5 से अपन ने डिवाइड करे, तो सेम वो टेबल बना लो जो अपन ने ऊपर बनाई थी। 3 4 और 5 से अपन ने डिवाइड करा किसी नंबर को, रिमाइंडर आ रहा है अपने पास 1 2 1, ठीक है। अपन को नंबर निकालना है, सेम वही वाली चीज़, 0 अज्यूम कर लो यहाँ पर, क्योंकि दे नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर कुछ भी, ठीक है। और करके देख लो, 5 इंटू का 0 0, 0 प्लस का 1 1, तो 1 लिख लो। 4 इंटू का 1 4, 4 प्लस का 2 6, यानी 6 लिख लो। 3 6 18, 18 1 19, 19 अपने पास फाइनल नंबर आ गया, ठीक है। तो 19 आने के बाद अपन 19 को 5 4 और 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि रिमाइंडर्स क्या होगा अगर अपन इसी नंबर को 5 4 और 3 से डिवाइड करेंगे। तो 19 लिख लो। 19 लिखने के बाद अपने ये खींच लो, तो क्या दे रखा है, 5 4 3 5 4 3, तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है। तो रिमाइंडर कितना हो गया अपने पास, 4 आ गया। 3 4 की टेबल में आता नहीं है तो 0 ले लेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया। 3 की टेबल में 0 नहीं आता, तो वही 0 ले लो, तो वापस रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो एंड में रिमाइंडर्स अपने इस वाले केस में कितने आ गए, 4 3 0, सिंपल, ठीक है।
आंसर का है ये रहा 20 का आंसर, सिंपल है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे और बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है यार, इसके अंदर बहुत सारे लोग अटकते हैं, तो ये वाले मेथड आप यूज़ कर सकते हो और बहुत इजी तरीके से आप इस वाले मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये सीपीयू के अंदर आ रखा है वाला क्वेश्चन, इसको भी अपन सॉल्व करेंगे कि क्या दे रखा है कि ये नंबर है जिसको अपन ने सीक्वेंशियली डिवाइड करा 3 4 7 से, रिमाइंडर्स अपने पास आए 2 3 5, तो अपने पास रिमाइंडर बताना है जब उस नंबर को अपन 42 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास इस वाले केस में भी नंबर नहीं दे रखा, पहले नंबर निकालते हैं। 3 4 7 2 3 5, 3 4 7 2 3 5, रिमाइंडर्स को अपन को इस तरफ लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। ये डिविजर वाली साइड होती है, रिमाइंडर वाली साइड होती है, क्वोशिएंट वाली साइड होती है, ठीक है। तो अपन को नंबर निकालना है, 0 ले लेते हैं, 7 0 0, 0 + 5 5, 4 5 जा 20, 20 + 3 23, 3 × 23 यानी 60 और 69, 69 और 2 71, यानी 71 अपने पास नंबर आ चुका है, ठीक है। अब 71 को अगर मैं 42 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो सिंपल सी चीज़ है 71 अपॉन का 42, इससे ये कट गया 42 52 62 72 यानी 30 में से एक गए तो कितना बचा 29 अपने पास आंसर, सिंपल डी अपने पास आंसर आ गया। इस तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए यार। तो यही मेरे को कॉन्सेप्ट बताना था और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी है यार, इसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिक्कत देंगे नहीं, बस ये वाला मेथड आप यूज़ कर लेना जो मैंने बताया कि जब नीचे की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो एडिशन होता है, प्लस होता है। इस चीज़ को बस ध्यान रख लेना, इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ जो कि आपके आने वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको, इस कॉन्सेप्ट का कोई नाम नहीं है लेकिन मैं उसको अलग तरीके से थोड़ा बता देता हूँ कि मान लो कोई भी अपने पास इक्वेशंस वगैरह होती है, जैसे अपन ने अभी तक पढ़ी होगी कि a² माइनस का b² होता है, a³ माइनस का b³ होता है, a³ प्लस का b³ होता है, या फिर कोई भी ऐसी इक्वेशंस वगैरह होती है। इसके अंदर होता क्या है वो थोड़ी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लो x है, x की पावर n माइनस का y की पावर n इक्वल्स टू x माइनस का y। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए जो मैंने लिखी है। ये कब होता है, जब n की पावर ऑड होती है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं अभी ढंग से समझाऊंगा, तो अभी जो मैं लिख रहा हूँ उसको बस एक बार देख लो आप, ठीक है। x की पावर n माइनस का y की पावर n इक्वल्स टू x माइनस का y, x प्लस का y होता है। ये कब होता है, जब n की जो पावर है वो इवन होती है, ठीक है। और क्या होते हैं, x की पावर n प्लस का y की पावर n इक्वल्स टू x प्लस का y होता है। कौन से वाले केस में होता है, जब n इक्वल्स टू ऑड होता है। और x की पावर n प्लस का y की पावर n इक्वल्स टू कुछ भी नहीं होता जब n इक्वल्स टू इवन होता है। तो देखो 4 मैंने इक्वेशंस आपके सामने रखी है, इसका मतलब क्या होता है अब मैं आपको ढंग से समझाता हूँ, ठीक है। इसको एक बार के लिए काट लेता हूँ। तो देखो अपन ने अभी तक एक चीज़ देखी होगी, ये जैसे इक्वेशन मैंने आपको बनाई है कि x की पावर n माइनस का y की पावर n इक्वल्स टू x माइनस वाई होता है। अब n को कुछ भी मैं पुट करके दिखा देता हूँ आपको कि x की पावर 1 माइनस का y की पावर 1 इक्वल्स टू क्या होगा, ऑफकोर्स x माइनस वाई होगा, राइट। अब मैंने यहाँ ऑड लिखा है, अगर मैं n को कोई भी ऑड नंबर डाल के देख लूंगा कि x की पावर 3 माइनस का y की पावर 3, a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता अभी अलजेब्रा जब अपन आगे पढ़ाएंगे आप समझ जाओगे। जिसको नहीं पता वो फॉर्मूला याद रख लेना कि x माइनस का y x² प्लस का y² प्लस का xy, ये वाला अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। x³ माइनस y³ या फिर a³ माइनस b³ का, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अपन ने देखा कि ऑड जब अपन लेते हैं ना, ऑड नंबर जब अपन लेते हैं ना, 1 3 5 7 कुछ भी अगर अपन लेंगे ना, तो उसके सामने वाला जो रिजल्ट रहेगा ना उसके अंदर x माइनस वाई जरूर रहेगा, कि ये जो आ रहा है ना x माइनस वाई ये जरूर रहेगा। लेकिन अगर इसी जगह इवन नंबर हो जाए, जैसा मैंने यहाँ पर लिया है xn माइनस वाई n, और इसके अंदर अगर मैंने n इवन ले लिया कि x की पावर 2 माइनस का y की पावर 2 अगर मैंने ले लिया, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, राइट, ये होता है। तो इस वाले केस में क्या है अपने पास, x प्लस वाई आ गया। इस चीज़ को समझना, सॉरी। तो इस वाले केस में क्या होगा कि दोनों के दोनों आ गए, x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों के दोनों आ गए, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं इसको पावर 4 कर दूंगा, x की पावर 4 माइनस का y की पावर 4, तो क्या होगा, तो भी सेम ये वाली चीज़ होगी कि x प्लस वाई x माइनस वाई x² प्लस का y², ये वाला फॉर्मूला इसका बन जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये x² माइनस का y² हो जाएगा और ये x² प्लस का y² हो जाएगा, और इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये अपने पास बन जाएगा, ठीक है। तो सेम वही वाली चीज़, जब इवन होता है ना n वाला नंबर, तो उसके अंदर ही दोनों की दोनों चीज़ें आती है, x प्लस वाई x माइनस वाई, ठीक है। बस ये ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब ऑड और इवन होता है तो उस वाले केस में क्या क्या आते हैं, ठीक है। इवन वाले केस में दोनों आते हैं, ऑड वाले केस में सिर्फ एक आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इवन लोग अपने एक साथ एक मतलब 2 जने भी बैठ पाते हैं, ऑड लोग सिर्फ हमेशा अकेले रह जाते हैं, ठीक है।
प्लस वाले केस में क्या होता है, प्लस वाले केस को भी देख लेते हैं कि जब मान लो x की पावर 1 प्लस का y की पावर 1 हो तो इस वाले केस में क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब x की पावर 3 प्लस का y की पावर 3 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं अभी लिख कर बता देता हूँ। ये सेम वाली चीज़ अलजेब्रा के अंदर आपको पता चल जाएगा, स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। तो जब वही वाली चीज़ जब ऑड नंबर होता है ना, 1 3 5 7 कोई भी ऐसा नंबर होता है, तो जब ये ऑड नंबर होता है n की वैल्यू, तो x की पावर n प्लस वाई की पावर n जो है उसके आगे x प्लस वाई जरूर आता है, जैसा कि अपन ने देखा कि x प्लस वाई जरूर आता है। और इसी जगह अगर अपन x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अगर अपन देखें तो इसकी कोई डेरिवेशन नहीं होती, ये हर बार अलग अलग आ सकता है। तो ये 3 इक्वेशंस है जो आपको याद रखनी है, इसको आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, ये तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के बिहाफ पर अपन आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इन वाले क्वेश्चन से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है आपके आगे, ठीक है, अभी सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। तो मान लो 17 की पावर 23 है प्लस का 29 की पावर 23 है, इसको अपन ने 23 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो जब अपन को इक्वेशन पता होगी ना ऊपर वाली, तो अपन उस इक्वेशन के बिहाफ पर डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन में। अपन को कोई हेक्टिक लेने वाली चीज़ ही नहीं है, किसमें है क्या कि एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, ये वाली चीज़ अपन को दे रखी है कि ऑड नंबर है यहाँ पर। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब जो ऊपर अपन ने इक्वेशंस लिखी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स एन, ये रहा एक्स एन प्लस वाई एन की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑड वाले केस में एक्स प्लस वाई हो जाती है। यानी सेम इस वाले केस में क्या हो जाएगा कि एक्स अपने पास क्या है 17 है, वाई अपने पास क्या है 29 है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा 29 प्लस 17 कितना हो जाएगा 16, 3 4 46 को अगर मैं 23 से डिवाइड करूंगा तो अपने पास रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। तो इस वाले केस में आंसर क्या हो गया 0 ए आंसर। इस तरीके से अपन ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने बताया। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम अपन ऊपर वाली टेक्निक अपनाएंगे कि 49 की पावर 15 है, 49 की पावर 15 है, माइनस का 1 है। अब देखो एक इकलौता लिखा है ना, तो इसकी पावर आप कितनी भी लिख सकते हो, कितनी भी अज्यूम कर सकते हो, चाहे 100 200 500 कितनी भी अज्यूम कर लो। तो अगर इकलौता एक लिखा है ना, तो उसको अपन इसकी पावर 1 की पावर 15 मान लेंगे। ठीक है, तो वही वाली चीज़ ऑड वाला नंबर है कि एक एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n, जिसमें n जो है वो ऑड हो, n की वैल्यू ऑड हो, ये हो। जब n की वैल्यू ऑड हो तो क्या होता है x माइनस वाई होता है, तो x माइनस वाई अपन कर देंगे, सिंपल सी चीज़ है। x अपने पास क्या है 49 है, y अपने पास क्या है 1 है, तो x माइनस वाई यानी 48। तो इसका रिमाइंडर अपने पास कितना आ गया इस वाले केस में 48 आ गया। अब देखो 48 अपने पास ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो 48 का डिविजिबल अपन को ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 48 को काट सकता है। तो 50 नहीं काट सकता, 51 नहीं काट सकता, 28 नहीं काट सकता, लेकिन 8 काट सकता है, 8 इज द 48 होता है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में भी सेम देखो, इस वाले क्वेश्चन में इवन वैल्यू दे रखी है कि एक्स की पावर n माइनस का वाई की पावर n, लेकिन इसके अंदर n जो है वो इवन है। इवन वाले केस में क्या हो जाता है अपने पास x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो जाता है, अपन ने ऊपर देखा। तो इस वाले केस में 2 की पावर 16 माइनस का 1 है, मैंने बताया 1 की वैल्यू अपन कितनी में अज्यूम कर सकते हैं, तो 1 की पावर 16 अपन अज्यूम कर लेंगे। तो x अपने पास क्या है 2, y अपने पास क्या है 1, तो 2 प्लस का 1, 2 माइनस का 1, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 2 माइनस 1 1, यानी इस वाले केस में कितना आ गया 3 आ गया, 3 अपने पास आंसर, सिंपल। इस तरीके से अपन सारे के सारे क्वेश्चंस को निपटाएंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो सेम उसी तरीके से अपन को करना है। अब ये थोड़े ठीक लेवल का मैंने क्वेश्चन लिया है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है लोग इस वाले क्वेश्चन को देखकर। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक्सप्रेशन दे रखा है 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n। अब इसके अंदर अपन को बताना कि किससे डिविजिबल है। अब देखो मैंने ऊपर आपको बताया था कि जब ऐसे कोई इक्वेशन लिखी हो ना, अब अपन को ऑफकोर्स दोनों की जो पावर है वो सेम करनी है। तो सेम करने के लिए अपन को क्या करना बताया, मैंने आपको वैसे बताया कि सर्ड एंड इंडस्ट्रीज वाली चीज़ जब अपन पढ़ाएंगे तो अच्छे से देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको अपन डिवाइड करते हैं कि अगर मैं 2 की पावर 2 लिखूं, 2 की पावर 2 लिखूं, तो मैं क्या करूंगा 6 को 2 से डिवाइड कर दूंगा और बाहर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी बाहर अपने पास 3n आ जाएगा, माइनस का 4 की पावर 2n। लेकिन यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे यहाँ पर 2 लाना है तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। 6 को अगर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो सामने 2 आ जाएगा, राइट। तो उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर उसको 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर मैं 2 की पावर 3 रखूंगा और बाहर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2n माइनस का 4 की पावर 2n। अब की बार जो है दोनों की दोनों पावर सेम हो गई, लेकिन मेरे को 2 की पावर 2 का क्यूब करना पड़ेगा इस वाले केस में। 2 का क्यूब कितना होता है 2 इंटू का 2 इंटू का 2 यानी 8, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा 2 की पावर क्यूब 2n माइनस का 4 की पावर 2n। जिसको नहीं समझ में आया एक बार वापस देख लेना, आप अच्छे से समझ जाओगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 की पावर 2n माइनस का 4, 4 की पावर 2n। अब वही वाली चीज़ हो गई x की पावर n माइनस का y की पावर n। कौन से वाले केस में, जब n जो है वो इवन है। इवन वाले केस में क्या हो जाता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, सिंपल। 8 प्लस का 4
8 माइनस का 4 यानी 8 4 12, 4 12 4 जा 48, सिंपल आंसर। 48 कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है? अब 12 से भी डिविजिबल होता है 48, 48 से भी डिविजिबल होता है 48 और 8 से भी डिविजिबल होता है 48, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया यार, जो मैंने आपको बताया ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी भी बताया ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑफकोर्स आपको बहुत ज़्यादा माथा फोड़ी से सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन अपन इस वाले बूट कैम्प के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट की अच्छे तरीके से ट्रिक निकाल रहे होंगे कि कौन से बड़े से बड़े हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट को अपन ईजी तरीके से तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते। अभी तक देखो मैंने आपको ना यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया। मैंने जैसे कल आपको जो क्लास पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने यूनिट डिजिट के बारे में आपको बताया था कि यूनिट डिजिट क्या होती है। कि मान लो कोई भी नंबर है, पहले हेडिंग डाल लेता हूँ, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई भी नंबर है 5 7 6 8 3 2, कोई भी ऐसा नंबर है, तो जो लास्ट वाली डिजिट होती है ना, ये अपनी यूनिट डिजिट कहलाती है। अब बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें अपन पूरा सॉल्व नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है कि मान लो 76 इंटू का 82 इंटू का 41, या फिर कोई भी ऐसे दे रखा है, फिर ये भी छोड़ो, इतना भी काटो, अपन तो सिर्फ लास्ट के दो ये रख लेते हैं कि 76 इंटू का 82 दे रखा है। अब मान लो चार ऑप्शन अपन को दे रखे हैं, ठीक है। चार ऑप्शन अपन को अलग अलग दे रखी कि चार अलग अलग अनशर्ट वैल्यू दे रखी है, 8 7 5 6 2 6 7 8 ऐसे टाइप की कोई वैल्यू दे रखी है, या फिर अनशर्ट वैल्यू दे रखी है, एक के एंड में 2 है, एक के एंड में 4 है, एक के एंड में 6 है, इस तरीके से दे रखी है। अब अपन को दिख रहा है कि ऐसे वाली, यहाँ तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 76 इंटू का 82 करके आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे, बहुत टाइम लगेगा पेपर के अंदर। या फिर आप देखो कि जब ऑप्शन जो है, ऑप्शन के एंडिंग वाली जो डिजिट है ना, वो सारी अपोजिट है, अलग अलग है एक दूसरे से। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में अपन को सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। अपन बस ये लास्ट की जो दो डिजिट है इनको मल्टीप्लाई करते हैं 6 और 2 को, तो 6 2 जा कितना होता है? 12 होता है। तो यानी अपन को पता चलेगा जो लास्ट वाली डिजिट होगी 2 6 जो 12 होता है, जो सबसे लास्ट वाली यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी अपने पास? 2 होगी। तो 2 कौन से वाले ऑप्शन क्या आ रही है? सेकंड वाली में आ रही है, तो सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यूनिट डिजिट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आगे इसके अंदर भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं, तो अपन उनको ढंग से डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको यूनिट डिजिट के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यूनिट डिजिट के अंदर आपको 4-5 कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ 5, कॉन्सेप्ट ऑफ 5, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी मैंने नंबर 1 पे ले लिया। कि इसके अंदर होता क्या है कि मान लो कोई भी नंबर है जिसके एंडिंग में 5 आ रहा है, 4 6 8 2 5, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर है जिसके एंड में 5 आ रहा है। अब इसकी अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दी कोई भी इवन नंबर से, कि मान लो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 6 8 7 2, कोई भी इवन नंबर है, कुछ भी है, चाहे 2 है 4 है 6 है 8 है, कोई भी इवन नंबर है, ठीक है, उससे मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो अगर मैंने 5 जो है, 5 अगर यूनिट डिजिट है आपकी एंड में, 5 अगर आपकी यूनिट डिजिट है, उसकी अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी इवन नंबर से, तो चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, कितने ही सारे नंबर हो, एंडिंग का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं अभी प्रूफ करके बताऊंगा किस तरीके से आएगा। और अगर इसकी जो यूनिट डिजिट है, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 5 है, उसको अगर मैंने किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 5 आएगी, ठीक है। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे 10 नंबर मैंने आपको लिख दिए, 82 इंटू का 64 इंटू का 56 इंटू का 71 इंटू का 47 इंटू का 36 इंटू का 25 इंटू का कुछ भी मैंने रैंडम नंबर मान लो 48 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब इस वाले नंबर में आपको करना क्या है कि आप यहाँ तो सारों की यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करते हो, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 6 6 जा 36, ऐसे करते रहो। या फिर आप क्या करो कि आप बस एंड में देख लो कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके एंड में 5 आ रहा है। अगर आपने ये देख लिया ना किसी के एंड में 5 आ रहा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है पूरा क्वेश्चन में सारों की यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने की या नंबर मल्टीप्लाई करने की। अगर आपको 5 दिख गया तो 5 के साथ देखोगे कि अगल बगल वाले जो नंबर है उसमें कोई भी ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है। अगर है ना कोई भी इवन नंबर, तो बस पूरा को पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका कि 5 8 जा क्या होता है? 40 होता है। एंडिंग में कितना आ जाएगा अपने पास? 0 आ जाएगा। सिंपल इसका आंसर जो होगा, अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछ ली इस वाले क्वेश्चन की, कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया कि यूनिट डिजिट क्या होगी, ऑप्शन आपको दे दिए, पहला ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है अपने पास 5, चौथा ऑप्शन अपने पास 6, तो क्या होगा? 0 अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल कि अपन को देखना है कि इवन नंबर आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चन के अंदर। सेम मान लो अगर मैं सारे के सारे इवन नंबर हटा दूँ इस वाले क्वेश्चन में से, एक भी इवन नंबर नहीं रखना मेरे को, ठीक है, और मैंने सारे के सारे ऑड नंबर रख दिए, 87 63 51 47 35
या फिर 47, कुछ भी मैंने ऐसे रख दिया कि एक भी इवन नंबर नहीं है यूनिट डिजिट में, तो इस वाले केस में क्या होगा, सेम वही वाली चीज़ कि आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो, ऑड नंबर वाले केस में क्या आता है, एंड में 5 आता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन ऐसे वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ 5 है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे एक दो क्वेश्चन मैंने रखी भी है इस वाले कॉन्सेप्ट के, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब अपन 5 जो है उसको किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड में 0 आता है, और ऑड नंबर से करते हैं तो 5 आता है। इस चीज़ को बस ध्यान रख लेना, ठीक है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ 0, 1, 5, 6। ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनको चाहे मैं इनका स्क्वायर करूं, इनका क्यूब करूं, इनको 4 टाइम्स करूं, 5 टाइम्स करूं, इनकी जो वैल्यू होगी वो एकदम सेम होगी। कि मान लो 1 है, 1 की पावर n में कितनी भी रखूं, एंडिंग में क्या आएगा, 1 आएगा। 0 की पावर n है, इसको मैं कितना भी रखूं 0 ही आएगा। 5 की पावर n है, इसको मैं कितना भी रखूं एंड में 5 आएगा। 6 की पावर n है, इसको मैं कितना भी रखूं कि एंड में क्या आएगा, 6 ही आएगा। कि मान लो बहुत सारे ऐसे यूनिट डिजिट है जिसके एंड में 5 5 5 या कुछ भी आ रहे हैं, फिर 5 का क्यूब दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, कुछ भी वैल्यू हो, कितनी भी बड़ी हो, इसके एंडिंग वाला जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 5 होगा, 6 का 6 होगा, 0 का 0 होगा और 1 का 1 होगा। इस चीज़ को ध्यान रख लेना कि 4 नंबर ऐसे हैं जिनका जो यूनिट डिजिट है, कितनी भी पावर रखे अपन, उनके जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये 4 नंबर आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ 4 एंड 9। ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो जो 4 है, 4 को मैं 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5 ऐसे लिख देता हूँ। 4 की पावर 1 4, 4 4 जा 16, 4 की पावर 3 64, 64 इंटू का 4 कितना होता है, 256, 256 इंटू का 4 कितना होता है, 1024। सिंपल, ठीक है। ये तो गए अपने 4। एक अगर मैं 9 लिखूँ, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 5, 9, 81, 729, 9 9 जो 81, या फिर जो यूनिट डिजिट है वो 1 आएगा, 1 9 जो 9, यानी यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो ऐसे वाले केस में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो यूनिट डिजिट है ना 4 और 9 की, वो एकदम रिपीट हो रही है। कि 1 के पावर में, मतलब जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर वाले केस में 4 आ रही है, इवन नंबर वाले केस में 6 आ रही है, फिर वापस ऑड नंबर वाले केस में 4 आ रही है, इवन नंबर वाले केस में 6 आ रही है, ऑड नंबर वाले केस में 4 आ रही है। 4 की पावर 6 अगर मैं कर देता तो वापस वही वाली चीज़, इवन नंबर अगर आता तो एंडिंग में कितना आती है, यूनिट डिजिट 6 आती है। यानी 4 और 9 दो ऐसे नंबर है कि जब 4 की जो पावर है अगर मैं ऑड कर दूं तो फिर ऑड वाले केस में क्या आएगा, एंडिंग में यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 की पावर अगर मैं इवन कर दूं तो उसके वाले केस में जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। 9 में भी सेम, 1 वाले केस में 9, 2 वाले केस में 1, 3 क्या नाम है, ऑड वाले केस में 9, इवन वाले केस में 1, ठीक है। तो सेम उस वाली चीज़ की तरीके से 9 को अगर मैं ऑड की पावर कर दूं, 9 की पावर ऑड कर दूं तो 9 आएगा। 9 की पावर अगर मैं इवन कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ 4 और 9 है, ये दोनों की तीनों चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बेस सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा, तो थोड़ा सा बस वेट और कर लो। चौथा जो अपने पास कॉन्सेप्ट है वो है अपने पास साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट, साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि अपने जो 4 नंबर बच गए अपने 2, 3, 7 और 8, इनके अंदर साइकिल्स रिपीट होती है 4 4 की तरीके से। कि मान लो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, ऐसे लिख लेते हैं अपन। 2 और 3 का बता देता हूँ, 7 और 8 का अपने हिसाब से कर लेना कि किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप समझ जाओ। कि 2 की पावर 1 अपने पास 2 है, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 अपने पास 8 है, 2 की पावर 4 16, 32, 64, 128, 256 और 512, ठीक है। तो इस वाले केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 1 2 3 4 जब मैं कर रहा हूँ तो 2 4 8 6 ये अपने पास यूनिट डिजिट आए अलग अलग। लेकिन जैसे ही मैं 5वें पे जाऊंगा ना तो वापस वही वाली चीज़ रिपीट हो जाएगी। 5 6 7 8 में 2 4 8 6 सेम। इसके बाद भी जब मैं जाऊंगा 9 10 11 12 में तो 2 वापस वही वाली चीज़ 4 6 8, इस तरीके से अपनी जो साइक्लिसिटी है वो कंटिन्यू रहेगी। तो साइकिल रिमेन कहाँ तक रहती है कि साइकिल मतलब एक तरीके तक चलती है जब तक 4 वाला नंबर आ रहा होता है, ठीक है। 2 4 8 6, 2 4 8 6 के बाद जब 5वां नंबर आया उसके बाद वापस से वो साइकिल स्टार्ट हो गई नई वाली 2 4 8 6, सेम उसी तरीके से। यानी अपन ने देखा कि जो 4 नंबर है ना 1 2 3 4 वहां तक इसकी साइकिल रहती है।
तो अगर 2 की पावर मेरे पास 5 लिखी हो, समझ रहे हो, तो 2 की पावर 5 लिखी होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 तक तो सेम थी, लेकिन पांचवें वाले पे क्या हो गया, वापस से सेम हो गया, यानी 2 की पावर 5 जो है उसका मतलब 2 की पावर 1 है। अगर इसको बनाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो 2 की पावर 5 है ना उसको 4 से डिवाइड कर दो। अपन को पता है कि 4 के बाद रिपीट हो रही है, तो 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अपने पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी 2 की पावर 1 के बराबर होगा। इस चीज को समझ लेना। 2 की पावर अगर 7 दे रखा हो तो इसका मतलब क्या है कि सेम वही वाली चीज, 7 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना बचा अपने पास, रिमाइंडर इस वाले केस में 3 बच गया, यानी 2 की पावर जो 3 है उसके बराबर होगा। 2 की पावर 3 के अंदर जो यूनिट डिजिट है वो कितना आता है, 8, तो उस वाले केस में 8 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो 2 की पावर 8 दे रखा हो, तो मुझे पता है 8 तो 4 से पूरा पूरा जाता है, इसमें तो रिमाइंडर जो आता है वो 0 आता है, तो 0 वाले केस में अपन क्या लेंगे, 0 को और 4 को बराबर ले लेंगे, कि जो चौथा वाला था ना जहां से साइकिल खत्म हो रही है, तो ये जो 4 है और ये 0 है, ये एक दूसरे के एकदम बराबर है। तो 0 वाले केस में अपन क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 के बराबर लिख देंगे इसको। ठीक है। तो 2 की पावर 8 किसके बराबर होगा, 2 की पावर 0, या फिर इसको अपन बोलते हैं 2 की पावर 4 के बराबर। ठीक है। 2 की पावर 4 के अंदर यूनिट डिजिट कितना होता है, 6, तो इस वाले केस में भी यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होगा, 6। चेक करके देख लो, 2 की पावर 8 में यूनिट डिजिट होता है अपने पास 6। सिंपल। इस तरीके से अपन यूनिट डिजिट जो है वो 2, 3, 7, 8 की पता लगाएंगे। ठीक है। 3 वाले केस में भी सेम होता है, 3 का भी मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, 3 की पावर 9। लिख लेते हैं। 3, 9, 27, 81, 243, 729, 9 3 21, 9 3 27, 7 3 21, 1 3 3। ठीक है। इस वाले केस में भी सेम, आप अगर साइक्लिसिटी देखोगे तो 1 2 3 4 में क्या है, 3 9 7 1, 4 के बाद जैसे ही 5 6 7 8 आएगा वैसे ही वापस से 3 9 7 1, यानी इसके अंदर जो साइकिल रिपीट हो रही है वो 3 9 7 1 की हो रही है। तो सेम वही वाली चीज़ कि अगर 3 की पावर 3 जो है वो अपने पास कितना है एंडिंग में, यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है वो अपने पास कितनी है, 7 है। अगर मैं 3 की पावर 7 कर दूं तो 3 की पावर 7 का मतलब क्या होगा, तो 7 को 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर अपने पास कितना आ गया, इस वाले केस में 3 आ गया, तो 3 की पावर 7 जो है वो 3 की पावर 3 के बराबर होगी। तो 3 की पावर 7 के अंदर भी यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। चाहे चेक करके देख लो, 3 की पावर 7 में यूनिट डिजिट कितना है अपने पास, 7 है। इस तरीके से अपन साइक्लिसिटी की फॉर्म में जो 2 3 7 8 जो नंबर है उसके अपन सारे के सारे वैल्यूज निकाल रहे होंगे। ठीक है। तो 7 और 8 के अंदर भी सेम ही चीज़ होगी यार। 7 होता है, 7 7 49 होता है, 9 7 63 होता है, 3 7 21 होता है, फिर 1 7 7 होता है, 7 9 वही वाली चीज़ रिपीट हो जाएगी, 7 9 3 1। ठीक है। इस तरीके से अपन जो 7 है उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले नंबर्स निकाल रहे होंगे। 8 वाले केस में भी सेम हो जाएगा। 8 8 8 जा 64, 4 8 जा 32, सॉरी 32, 2 8 जा 16, 6 8 जा 48, 8 8 जा 64, वही वाली चीज़ सेम रिपीट हो जाएगी। 8 4 2 6, 8 4 2 6, आगे वाली सेम चीज़ रिपीट होगी। तो ये अपना साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने 4 कॉन्सेप्ट आपको बताए यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट में, और ये चारों के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक है। इन्हीं के बिहाफ में आप अपन क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर आपको 5 वाले केस में बताया था ना, कि 5 वाले केस में क्या होता है कि जब अपन कोई भी नंबर है, अनशंट नंबर है, कि आपको बहुत सारे नंबर दे रखे, सारों की मल्टीप्लिकेशन आपको दे रखी है, लेकिन किसी भी नंबर के एंडिंग में 5 आ रहा है और किसी भी दूसरे नंबर के एंडिंग में या तो इवन नंबर आ रहा है या फिर ऑड नंबर आ रहा है, तो उसके बिहाफ पे जो पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा ना, वो या तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। तो इस वाले केस में क्या दे रखा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स अपने कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, लिख लो सारे के सारे प्राइम नंबर्स लिख लो, जितने भी होते हैं सारे के सारे लिख लो। लेकिन अपन को करना कुछ भी नहीं है, अपन को सिर्फ और सिर्फ देखना है कि 5 आ रहा है नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। 5 के साथ साथ क्या इवन डिजिट आ रही है, और डिजिट आ रही है, और तो आ ही आ रही है, लेकिन शुरुआत में क्या कर दिया, इवन डिजिट भी आ रही है। तो 5 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इवन डिजिट का जो है वो बोलबाला होता है और के कंपेयर में, याद रखना 5 वाले केस में। ठीक है। तो अगर इवन डिजिट आ रही है तो 5 2 कितना होता है, 10 होता है। तो इस वाले केस में यूनिट डिजिट कितनी हो गई अपने क्वेश्चन की, तो यूनिट डिजिट हो गई अपने पास 0। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, 5 2 10 होता है, तो सी इसका आंसर। अगर मान लो यही वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्या वो वाला क्वेश्चन नहीं लिखा, हाँ, तो मान लो इस वाले केस में अगर ऐसे बोल देता कि सारे के सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बताना है, लेकिन ऑड प्राइम नंबर्स बताना है, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स, ऐसा लिखा हुआ रहता है। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आया था, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल ऑड प्राइम नंबर्स अगर बता रहा होता तो 2 को अपन कंसिडर नहीं कर रहे होते इस वाले केस में, तो 3 5 7 से अपन कंटिन्यू कर रहे थे, तो 5 इंटू का सारे के सारे ऑड नंबर्स है, तो ऑड नंबर्स के हिसाब से 5 इंटू का अगर मैं ऑड नंबर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 5 आ जाता है। तो उस वाले केस में जो आंसर होता है वो कितना हो जाता है, बी अपने पास हो जाता है 5 नंबर। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है कि 3 की पावर 264 दे रखी है, माइनस का 564 की पावर मतलब 162 दे रखी है। कुछ भी नहीं करना अपन को, अगर यूनिट डिजिट पूछा है तो यूनिट डिजिट पे ध्यान देते हैं। लास्ट वाला डिजिट अपने पास क्या है, 3 है। 3 की पावर अपन को 264 दे रखी है, माइनस 4 है, 4 की पावर 162 दे रखी है। तो मैंने बताया कि 4 का जो यूनिट डिजिट है इवन वाले केस में अपने पास क्या हो जाता है जब अपन 4 की पावर इवन रहती है तो अपना जो 4 है उसकी पावर अगर इवन है तो उस वाले केस में 6 आता है अपना यूनिट डिजिट। इस चीज़ को याद रखना। 4 4 जा 16, 4 की पावर 2 से याद रख लेना यार। 4 4 जा अपने पास क्या होता है, 16 होता है, 6 होता है। 4 की पावर 1 जो होता है वो 4 होता है, तो ऑड वाले केस में जो होता है यूनिट डिजिट वो 4 होता है। बस इस चीज़ से याद रख लेना। तो इवन वाले केस में 6 होता है, तो ये तो माइनस का 6 हो गया, ठीक है। 3 की पावर अगर 264 है तो मैंने आपको 2 3 7 8 का कॉन्सेप्ट सिखाया था, साइक्लिसिटी होती है इसके अंदर। तो साइक्लिसिटी के लिए अपन क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि आ क्या रहा है। तो 264 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 6 जा 24, इधर गया 2, 4 6 जा 24, वापस आ गया। यानी जो रिमाइंडर है इस वाले केस में वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 के बराबर है। तो 3 की पावर 4 अपन को पता लगाना क्या होता है, तो 3 इंटू का 3 इंटू का 3 इंटू का 3 कर लो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 3 जा 21। यानी 3 की पावर जो 4 है उसमें जो अपने पास यूनिट डिजिट आता है वो कितना आता है, 1 आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अपने पास इस वाले केस में ये जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 माइनस का 6 कितना हो गया अपने पास, माइनस का 5। माइनस का 5 को माइनस का लिखने की जरूरत नहीं है, अपन को यूनिट डिजिट लगाना है तो माइनस अपन हटा देंगे। अपने पास यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। और क्यों आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस वाली वैल्यू को देखो कितनी ज़्यादा बड़ी है। 2553 की पावर 264 है और ये कितनी छोटी वैल्यू है, 564 की पावर 162। अपन ने यूनिट डिजिट निकाले, अपन ने वैल्यूज नहीं निकाली, अपन ने यूनिट डिजिट निकाले कि कितनी भी बड़ी वैल्यू होगी है। कि मान लो यहाँ पर लिखा होता 81 लिखा होता, तो 81 में से अगर 6 गए तो कितने बचे अपने पास, 75 ही तो बचे, राइट। या फिर कुछ भी लिखा होता, 51 लिखा होता, 41 लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, उसमें से अगर 6 गए तो जो यूनिट डिजिट आएगी ना 6 माइनस करने के बाद, वो एंडिंग में कितनी आएगी, 5 आएगी। इस हिसाब से अपन ने 5 निकाला है तो 5 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन ऐसे वाले क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा यार ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। 2 की पावर 123 है, तो 2 3 7 8 का कॉन्सेप्ट होता है, तो लिख लेते हैं 2 की पावर 123 इंटू का 8 की पावर 2564 इंटू का 7 की पावर 134। तो 2 3 8 7 का कॉन्सेप्ट होता ही है। तो 123 जो है, 123 को 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 3 जा 12, 0। यानी रिमाइंडर कितना बचा इस वाले केस में, 3 बच गया। यानी जो है इसकी वैल्यू अपन क्या लेंगे, 2 की पावर 3 ले लेंगे, ठीक है। इंटू का 8 की पावर 2564 है, 2564 को 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। यानी 2 8 की पावर अपन क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है। 7 134 है, 134 अपॉन 4 के देख लो, 4 3 जा 12, 14, 4 3 जा 12। यानी रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। यानी अपन क्या ले लेंगे, 7 की पावर 2 ले लेंगे। तो 2 की पावर 3 यानी कितना होता है, 8 होता है। तो 8 अपना यूनिट डिजिट आ गया। 8 की पावर 4 कितना होता है अपने पास, 8 इंटू का 8 इंटू का 8 इंटू का 8, 8 8 जा 64, 4 8 जा 32, 2 8 जा 16, यानी 16। यानी एंडिंग का यूनिट डिजिट कितना आ गया अपने पास, 6 आ गया। 7 7 जा 49, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो 8 6 जा कितना होता है बस 48 होता है, यानी 8 आ गया अपने पास। 8 9 जा कितना होता है 72, यानी एंडिंग का यूनिट डिजिट अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और 2 के हिसाब से अपना जो आंसर रहा है इस वाले क्वेश्चन का वो कितना रहा, बी इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है। सिंप्लीफाई करने के बाद अपन को पता है 4 से डिवाइड करके अपनी जो वैल्यूज है वो अपनी आ जाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ 2 3 और 8 7 वाले कॉन्सेप्ट के अंदर ही होता है। बाकी के कॉन्सेप्ट भी मैंने ऊपर बता दी कि क्या क्या रहते हैं। अगर 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 9 हो गया, तो उसको किस तरीके से अपन को यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इसके अंदर अपन को क्या दे रखा है कि 4 की पावर 1 से लेकर 4 की पावर 99 तक ये चीज़ जा रही है। और अपन को यूनिट डिजिट बता दिया कि पूरे को अगर अपन सम करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा। तो देखो ये ना अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला क्वेश्चन है, एपीजीपी वाली बहुत बाद में आएगी चीज़। लेकिन अगर आपको जाननी हो ना कि टोटल कितने टर्म्स होंगे पहले तो वो निकालते। तो 1 से लेकर अगर 99, 1 छोड़ के 1 हो रहा है, 1 छोड़ के 1 हो रहा है, तो 1 से लेकर 99 में अगर अपन ऐसे वर्बली देखेंगे तो 50 टर्म्स होंगे, अपन को पता रहते हैं। लेकिन अगर अपन को नहीं पता ना, कि मान लो किसी में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि कोई नहीं निकाल सकता इस वाले सम को, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। निकालते कैसे उस चीज़ को बस रट लो अभी के लिए कि जो लास्ट वाला टर्म है उसको लो 99 है, फर्स्ट वाला टर्म है उसको लो 1 है। तो 99 को स्टार्टिंग वाला जो टर्म है उससे डिवाइड माइनस करो, 1 अपॉन 2 से डिवाइड करो और एंडिंग में +1 कर दो। इस तरीके से अपन इस वाली चीज़ को निकालते हैं। यानी जो लास्ट वाला टर्म है और फर्स्ट वाला टर्म है L - F अपॉन का 2
माइनस का 1, इस तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपन निकालते हैं कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो लास्ट वाला टर्म कितना है 99, फर्स्ट वाला है 1, 99 माइनस 1 यानी 98 अपॉन का 2 प्लस का 1 यानी कितना हो गया 49, 49 प्लस का 1 यानी 50 टर्म्स है। तो अपन ने ऊपर यही देखा था 50 की 50 अपने पास टर्म्स है। तो अगर 50 टर्म्स है, ठीक है, और 50 टर्म्स के अंदर अपना जो 4 है वो इस तरीके से आ रहा है। तो अपन ने देखा था कि 4 का अगर ऑड पावर है, सारों की ऑड पावर है, इस वाले केस में एक भी इवन पावर नहीं, तो 4 की अगर ऑड पावर होती है तो ऑड पावर के केस में क्या आ जाता है, यूनिट डिजिट 4 आता है। यानी हर वाले केस में यूनिट डिजिट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 4 रहेगा। और कितनी बार रहेगा ये यूनिट डिजिट, 50 बार रहेगा। यानी 4 को मेरे को 50 बार लिखना पड़ेगा। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 अगर मैं करता रहूंगा, यानी 4 को अगर मैं 50 बार लिखूं ऐसे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, या तो मैं 2 को ऐसे लिखूं 2 प्लस 2 प्लस 2, 3 बार 2 को ऐसे लिखूं, या फिर 2 को मैं डायरेक्ट 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, राइट। तो 4 को मैं 50 बार ऐसे प्लस करता रहूं, या फिर मैं क्या करूं 4 को डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक ही बात रहेगी। तो 4 इंटू 50 कितना हो जाता है अपने पास, 200 हो जाता है। तो इस वाले केस में जो यूनिट डिजिट रहेगी वो कितनी रहेगी अपने पास, 0 रहेगी। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई है जो मैंने बताई है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये अपने पास आ गए फैक्टर वाले क्वेश्चन। तो फैक्टर मतलब क्या होता है मैं आपको वो भी एक बार जल्दी से समझा देता हूँ, क्योंकि मेन जो फैक्टर वाली क्लास रहेगी वो अपनी कल रहेगी, तो उसके अंदर मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो फैक्टर्स के अंदर क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कोई भी चीज़ आपको इस तरीके से लिखी हुई है कि 1 की पावर ये है, या फिर 2 की पावर ये है, या फिर 3 की पावर, ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 इंटू, इस वाले केस में तो कुछ होगा नहीं, तो 2 इंटू का इससे पहले वाली जो डिजिट है ना, नेचुरल नंबर्स में जो भी इससे पहले वाली डिजिट होगी उसको अपन लिखेंगे। तो 2 इंटू का इससे पहले वाली डिजिट क्या है, 1 है। 3 इंटू का इससे पहले वाली डिजिट क्या होती है, 2 इंटू का इससे पहले वाली डिजिट क्या होती है, 1। इस तरीके से अपन फैक्टर्स वाली चीज़ को लिखते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। 4 का अगर फैक्टर अपन को आ जाए, 5 का आ जाए, 6 का आ जाए, 7 का आ जाए, 8 का आ जाए, कोई भी ऐसे फैक्टर, वैसे आपको याद भी होने चाहिए थोड़े बहुत फैक्टर्स। तो 4 इंटू का 3 इंटू का 2 इंटू का 1, इस तरीके से अपन सारे के सारे फैक्टर्स को लिखते हैं, ठीक है। 5 इंटू का 3 इंटू का 2 इंटू का 1, 6 इंटू का 5, सॉरी मैंने यहाँ 4 मिस कर दिया ऊपर वाले केस में, 5 इंटू का 4 इंटू का 3 इंटू का 2 इंटू का 1, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सेम इसी तरीके से लिखना है यार, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 8 को भी इसी तरीके से लिखना है। तो 1 का फैक्टर अपने पास क्या होता है, 1 होता है। 2 का फैक्टर 2 होता है, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। इसी तरीके से 6 का फैक्टर होता है अपने पास 720, और 7 का फैक्टर होता है अपने पास 5040। इस तरीके से अपन एक एक करके फैक्टर निकालते हैं सारों के, ठीक है। तो ये फैक्टर्स वाली चीज़ होती है। आई होप आपको ये फैक्टर्स आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी क्या होता है फैक्टर्स का मतलब, ठीक है। तो इस वाले केस में अपन को क्या दे रखा है कि 1 के फैक्टर का स्क्वायर दे रखा है, फिर 2 के फैक्टर का स्क्वायर दे रखा है, 3 के फैक्टर का क्यूब दे रखा है, 4 के फैक्टर की पावर 4 दे रखी है। इसके बाद 5 का जो फैक्टर है वो भी आएगा, उसकी पावर भी अपन को 4 दे रखी होगी, ठीक है। लेकिन अपन को यहाँ पर एक चीज़ समझनी है फैक्टर्स के अंदर, जो मैं एक चीज़ आपको भी बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने देखा होगा इनके जो यूनिट डिजिट आ रहे, 1 के 1 आ रहे, 2 के 2 आ रहे, 3 के 6 आ रहे, 4 के 4 आ रहे, 5 के 0 आ रहे, 6 के 0 आ रहे, 7 के 0 आ रहे, 8 के भी 0 आएंगे, 9 के भी 0 आएंगे। यानी 4 के बाद जो वैल्यूज आ रही है ना, सबके जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अपन को पता है जब 5 के साथ अपन कोई भी इवन नंबर दे देते हैं ना, तो हर बार जो यूनिट डिजिट है वो रहता है, वो कितना रहता है, 0 रहता है। अब इनफाइनाइट नंबर्स लिख लो, लेकिन इनफाइनाइट नंबर्स में अगर आप 5 और 2 आपने बीच में डाल दिए ना, तो इनफाइनाइट नंबर्स का जो यूनिट डिजिट रहेगा वो भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रख लेना आप, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। तो एंडिंग वाला जो यूनिट डिजिट है 4 के बाद वो हर बार कितना रहेगा, 0 रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अपन को अगर ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लो पावर छोड़ो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे दे दिया, 1 का ये, 2 का ये, प्लस का 3 का ये, प्लस का 4 का ये, प्लस का 5 का ये, और ऐसे कर करके मान लो 999 का ये दे दिया, ठीक है। अब इस वाले केस में आपको बोल दिया कि यूनिट डिजिट क्या होगी, इस वाले क्वेश्चन में आपको बोल दिया यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ना यहाँ तक देखना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। यहाँ के बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको पूरा इग्नोर कर दो, क्योंकि इसके बाद जितनी भी डिजिट आएगी, डजेंट मैटर कितनी ही बड़ी डिजिट हो, उसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। और सम करना है अपन को, तो 0 में आप कितना भी ऐड कर लो, 0 मतलब कोई मायने नहीं रहेगा उस वाली चीज़ का। तो अपन को जो सॉल्व करना है वो शुरुआत के 4 ही सॉल्व करने रहेंगे फैक्टर्स वाले केस में। तो 1 का फैक्टर 1 होता है, 2 के फैक्टर जो रहता है वो कितना रहता है, 2 रहता है, 3 का फैक्टर 6, 4 का फैक्टर अपने पास कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। 24 का यूनिट डिजिट होता है वो कितना होता है, 4 होता है। तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 और 1 13, यानी जो यूनिट डिजिट आया इस वाले केस में वो कितना आ गया, 3 आ गया। इस चीज़ को आई होप आपको समझ में आया हो जो मैंने आपको बताया इस वाले केस में, ठीक है। ऊपर वाले केस में भी सेम होगा। अब इस वाले केस में क्या हुआ है, अपने डायरेक्ट लिया था, इसका स्क्वायर करने के लिए बोल दिया। तो बाद का जो क्वेश्चन है इसको तो इग्नोर कर दो, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो इसका 0 हो जाएगा, कोई सेंस नहीं है। अपन को सिर्फ यहाँ तक का सॉल्व करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, अपने पास जो 2 आया था 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
3 में 6 आया तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 ही होगा। 6 का ऑफकोर्स स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, हर बार कितना आएगा, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर अपने पास 16 होता है, तो यूनिट डिजिट अपने पास वापस कितना आ गया, 6 आ गया। 6 6 12, 12 4 16, 1 17, यानी इस वाले केस में जो यूनिट डिजिट है वो 17 का कितना आ गया अपने पास, 7 आ गया। तो ए अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई यार, जो मैंने आपको अभी भी बताई है, ठीक है। और ये अपना यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट था जो मैंने भी आपको ढंग से समझा दिया। इस वाले लेक्चर के अंदर अपन ने बहुत अच्छे अच्छे लेवल की चीज़ें समझी है। 3-4 ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट समझे जिनसे रिपीटेडली आपके क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो सक्सेसिव डिविजन्स वाला कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट हो, उससे ऊपर जो अपने टोशन थ्योरम पढ़ी थी, कोई भी चीज़ें पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सारे के सारे मैंने बहुत अच्छे जुगाड़ वाले वे में और सिंप्लीफाइड वे में आपको बताया कि किस तरीके से अपन को जल्दी से जल्दी ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपने आंसर्स निकालने हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगा हो यार। बाकी कल वाले लेक्चर के अंदर अपन फैक्टर्स वाली चीज़ कंप्लीट करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये अपनी डे 2 थी अपनी बूट कैंप वाली क्लास की। कल के लिए आप वेट करें, और जो भी क्वेश्चंस इसके बाद आएंगे, जो क्वेश्चंस मैंने इस लेक्चर के अंदर यूज़ करे, उनको अपने एंड से प्रैक्टिस करें, उसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे, उनको भी आप अपने एंड से प्रैक्टिस कर लेना, और कल वाले लेक्चर के लिए वेट करें, और उसको भी आप कंसिस्टेंटली देखते रहना। बाकी आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा यार। मिलते जल्दी नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।